तो आज की कहानी को शुरू करने से पहले कुछ बातें पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये सीरीज आप लोगों को चैनसो मैन जैसी लग सकती है, पर यह उससे बिल्कुल अलग है। साथ ही साथ इस एनिमे में आप लोगों को वो मजा आएगा जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोचिए, अगर एक दिन आप लोगों को पता चले कि नॉर्मल सी ब्लैक कैट असल में दुनिया के सबसे खतरनाक डीमन में से एक है और उसे बचाते बचाते उसकी सारी ताकत आप लोगों के अंदर आ जाए तो क्या होगा। तो यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे सब लोग आम इंसान समझते थे, लेकिन एक घटना उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बीस्ट से बात कर सकता था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि एक दिन एक मिस्टीरियस ब्लैक कैट उसकी किस्मत बदल देगी और वह ह्यूमन व डीमंस की जंग का सबसे अहम योद्धा बन जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं ब्लैक टॉर्च की कहानी। एपिसोड 1 की शुरुआत में पास्ट का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर कोई उससे कह रहा था क्या हुआ जीरो, फिर से झगड़ा हो गया क्या। इस पे जीरो बताना शुरू करता है, असल में वह लड़के फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि मैं कोई अजीब सा बीस्ट की भाषा समझने वाला लड़का हूँ। साथ ही वो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनसे काफी ज्यादा अलग हूँ। ये बात सुनकर उसकी पालतू डॉग बताना शुरू करती है, अरे प्यारे मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन तुम जानते हो जीरो, अलग होना असल में बहुत अच्छी बात है। और इस डॉगी का नाम है नाची। साथ ही वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रही थी, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ऐसा टैलेंट है जो सिर्फ तुम्हारे लिए खास है। पर उसकी एक भी बात जीरो को समझ में नहीं आई। जो सब जानने के बाद नाची का कहना है, एक दिन तुम सब कुछ समझ जाओगे, इसका मैं वादा करती हूँ। एपिसोड 1 द फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। इसके बाद यहाँ से कट होकर एक ब्रिज के नीचे की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक मुस्टंडा हमारे हीरो से कह रहा था, अरे तुम्हें पता भी है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। हमारे सैनपाई डीमन लीग के हेड है और इस जगह के चप्पे चप्पे पर हमारा कब्जा है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो बड़े आराम से कहना शुरू करता है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस एक बड़े कमीने के छिपे हुए छोटे कमीने हो, साथ ही निकम्मे भी। अब ये सुनकर उस मुस्टंडे का तो दिमाग ही खराब हो चुका था। इसी वजह से वो काफी गुस्से के साथ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जीरो उस जगह से उड़नचू होने के साथ पीछे से उस पर लात मार चुका, जिसकी वजह से वो सीधे उस लेक में जा गिरा। लेकिन जीरो उसको समझाता है, इसे ओत्स्यू सैमी कहते हैं, समझे बेवकूफ, और बहुत हो गया तुम्हारा, इसी वजह से शांत हो जाओ। उसकी ऐसी स्ट्रेंथ को जानने के बाद उसके बाकी के साथी कह रहे थे, अरे ये अजीब सा आदमी कौन है, पर मुझे लगता है कि ये निंजा जैसा लग रहा है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो बोल पड़ा, अबे अब क्या दिक्कत है, अगर तुम दोनों को इतना ही मन है तो तुम दोनों भी चख सकते हो, बेकार का दिखावटी गुंडे। इसी के साथ वो लोग आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन हमें यह फाइट नहीं दिखाई जाती। इसी वजह से हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो तीनों के तीनों दुम दबाकर वहाँ से भाग चुके थे। पर मैं हमारे हीरो की कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। हमारे एमसी का नाम है जीरो अजुमा, जो आम हाई स्कूल का स्टूडेंट लगता है, लेकिन असल में वह एक पुराने निंजा फैमिली से है। बचपन से ही उसके दादाजी ने उसे निंजा की ट्रेनिंग दी थी। तभी दूसरी तरफ हम एक कैट और क्रो को देख पाते हैं, और इन्हीं के खातिर जीरो ने उन लोगों से पंगा लिया था, जबकि वो कैट उससे कह रहा था, शुक्र है तुमने हमें बचा लिया और हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं जीरो, हाल फिलहाल में हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, कम से कम अब वह हमें अकेला छोड़ देंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है जीरो, अब वह तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज होंगे। ये बात सुनकर जीरो कहता है कि अरे चिंता मत करो, अब मुझे इसकी आदत हो गई है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो करो उसके टंटोले पर आते के साथ कहता है, तुम्हारी वो नजर ही ऐसी है, तुम बस लोगों को बुरा महसूस करा देते हो जीरो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जीरो उसको अपने ऊपर से हटाते हुए कहता है, चुप रहो और याकीतारू बनना है क्या, वैसे ठीक है बाद में मिलते हैं, और अपनी नाक कचरे से दूर रखना, ठीक है। जिस पर वो दोनों एग्री थे। तभी यहाँ सीन कट होकर उसके घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर उसके दादाजी उस पर चिल्लाते हुए कह रहे थे, धत्तेरे के तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बेकार है जीरो, तुम फिर से किसी झगड़े में पड़ गए है ना, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, मैंने तुम्हें सिनोबे की आर्ट इसलिए नहीं सिखाई थी कि तुम्हें किसी आवारा गुंडे की तरह हरकत करो। इस बात पर जीरो उन पर चिल्लाते हुए कह रहा था, चुप हो जाओ, और वैसे भी सिनोबी का क्या ही फायदा, और तुम तो बस एक डायनासोर हो। अब उसकी जबान को फिसलता देखकर उसके दादाजी तुरंत उस पर कुनाई नाइफ से अटैक करते हुए कह रहे थे, ठीक है जीरो, ये अजुमा फैमिली की विरासत है, हमारी सम्मानित शिनोबी का ताना, और यह ईदो काल की बात है जब तुम्हारे पूर्वजों को शोगुन से यह प्राचीन और सम्मानजनक तलवार मिली थी। इसी वजह से अब अपनी जड़ों का सम्मान करो और एक सच्चे अजुमा की तरह व्यवहार करो, समझे सान फरामोश बेवकूफ। ये बात सुनकर जीरो उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, हाँ जरूर, पक्का यह कोई नुकसान ना पहुँचाने वाला कैफे है। जो सब जानने के बाद दादाजी का दिमाग पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था। साथ ही वो उसको बताते हैं, ठीक है तो तुम्हें लगता है कि यह नकली है, तो देखो यह तुम्हारे स्किन को कितनी बेरहमी से काटती है। जिसके बाद बिना सरफ साबुन के जीरो की धुलाई होना शुरू हो जाती है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी बुरी तरह से तोड़ फोड़ हो चुकी थी, और उस चीज को ठीक करते हुए जीरो कह रहा था, अरे बाप रे वो बूढ़ा सच में सठिया गया है। जब वो वहाँ पर मरम्मत का काम कर ही रहा था, उसी वक्त वहाँ पर दादाजी आते के साथ उससे कहते हैं, आज रात टाउन एसोसिएशन की मीटिंग है, इसी वजह से मैं देर से घर आऊंगा, और हाँ घर का ताला
ताला लगाना मत भूल जाना। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो का कहना है, जो भौजा बुड्ढे हैं, ताला लगाना मत भूल जाना, बकवास है ये सब, क्या समझता है वो मुझे प्राइमरी स्कूल जा। जब वो ऐसा कह रहा था तभी वहाँ पर वो क्रो परेशानी हालत में आ जाता है। अब उस क्रो को देखने के बाद जीरो कहता है कि अब ये कौन है, अरे मुझे तुम याद हो। पर वो क्रो घबराते हुए उसको बताता है कि जंगल में एक कैट मुसीबत में है। इसी के साथ यहाँ से निकट होकर जंगल की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो क्रो जीरो को कैट वाली लोकेशन की तरफ ले जाने लगता है। इसके कुछ देर बाद वो लोग ब्लैक कैट के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर देखने से ऐसा लगता है कि ये तो मरने की हालत में है। पर जीरो उस ब्लैक कैट को देखते हुए कह रहा था, अरे बाप रे ये क्या हो गया, वैसे क्या तुम उसे जानते हो। उसकी इस बात पर क्रो बताता कि नहीं, उसे मैंने कभी नहीं देखा, पर मुझे लगता है कि वह शायद अभी भी जिंदा है। उसकी ऐसी बातों को सुन लेने के बाद जीरो अपने मन में कहा कि उस छोटे से बच्चे को सच में चोट लगी है, पर मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। जिसके बाद वो उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, जिसकी कोशिश करने की वजह से वो ब्लैक कैट अपने मन में कहने लगी, इसकी हिम्मत हुई मुझे बुलाने की, मेरा नाम रांगो, और तबाही के काले तारे सूरज को निकलने वाले, अपनी नींद से जागो और हमें अपनी ताकत दो और दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे पछतावा होगा कि तुमने मेरी नींद में दखल डाली, पर मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानता, समझे। फिर हमें दूसरी आवाज सुनाई देने लगी, समझ गया, सच में अफसोस की बात है, तो फिर यही वो जगह है जहाँ तुम्हारा अंत होगा। इसी के साथ यहाँ से इनकट होकर जीरो के घर की तरफ आ गया था और इसके कुछ देर बाद उस ब्लैक कैट को होश आ जाता है। पर वो अपने सामने इस नई नवेली जगह को देखने के बाद हैरान हो चुका था। उसी वक्त वहाँ पर जीरो उसके लिए खाने के लिए कुछ लाने के साथ कहता है कि अरे तुम्हारी आँख खुल गई और जरूर तुम्हें प्यास और भूख भी लगी होगी। वैसे तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में बच पाओगे, पर तुम तो बड़े मजबूत निकले। वैसे मैं जीरो हूँ और तुम। पर वो ब्लैक कैट उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। इसी वजह से जीरो कहने लगा, अरे यार, आवारा जानवरों के भी नाम होते हैं। ये बात सुनकर ब्लैक कैट कहती कि मेरा पाला एक बेवकूफ से पड़ा है, अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो क्या तुम समझ पाओगे। उसकी इस बात पर जीरो बताता कि मैं बेवकूफ हूँ, है ना, पर मैं उस रोएदार छोटे से गधे की ऐसी धुलाई करूंगा। अब ये सुनकर वो ब्लैक कैट काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि वो मेरी लैंग्वेज को समझ भी पाएगा। लेकिन वो अचानक से उससे चिपकने लगता है, जो देख कर जीरो कहने लगा, अरे यार डरो मत, देखो किसी इंसान के साथ ये तुम्हारी पहली बार बातचीत है और मुझे पता है कि ये सब एक साथ समझना मुश्किल है, पर ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, इसी वजह से अब बाहर आ जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो ब्लैक कैट अपने मन में कह रहा था, मुझे कोई स्पेक्ट्रल एनर्जी नहीं मिल रही है, पर वह इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसको बाहर की तरफ ना आता देख कर जीरो बोला, यह तो बहुत ही बुरा हुआ, अब मेरे सीक्रेट वेपन का समय आ गया है। ये बात सुनकर ब्लैक कैट अपने मन में कहा कि तुम मुझे यहाँ से कभी भी नहीं हिला पाओगे। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो ब्लैक कैट उस चीज को बड़े मजे से खा रही थी और इस नजारे को देखने के बाद जीरो बोल पड़ा, अरे यार ये तो बहुत ही आसान था। खाने के दौरान ब्लैक कैट उसको बताती है कि तुमको पता है कि लोग क्या कहते हैं, किसी मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। ये बात सुनकर जीरो कहता है कि अजीब बात है, ये कैट सोचती है कि वह एक आदमी है। पर कैट शब्द सुनते ही वो बिल्ली आग बबूला हो चुकी थी। पर इसका रीजन जीरो उससे पूछता है, जिस पर वो बिल्ली बताने लगी, मेरा नाम रागो है, मैं एक इमोर्टल हूँ और एक मोनोनोके। अगर आप लोगों को मोनोनोके का मतलब नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। मोनोनोके ऐसे क्रिएचर होते हैं जिनके पास इंसानों से कहीं ज्यादा पावर होती है, पर सभी मोनोनोके बुरे नहीं होते, कुछ इंसानों की मदद भी करते हैं, जबकि कुछ इंसानों पर हमला भी करते हैं। सीधे अल्फाजों में कहे तो मोनोनोके का मतलब होता है रहस्यमय आत्मा। जबकि रांगो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, लोग उन्हें कई नामों से बुलाते हैं, बस तुमको इतना जानना है कि वह मौजूद है। ज्यादातर समय हम इंसान या जानवर का रूप ले लेते हैं और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगती। और हम में से कुछ लोग पहाड़ों या घने जंगलों में अकेले रहते हैं। जो सब जानने के बाद जीरो का कहना है, तुम जैसे मोनोनोके का अंत ऐसे कैसे हुआ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघव अपने मन में कहने लगा, तो वह मुझे झांसा नहीं दे रहा है, मुझे लगता है कि सच में उसे कुछ भी नहीं पता। फिर वो उसको बताता कि मुझ पर अटैक हुआ था और एक मोनोनोके ने हमला किया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो बोला कि तुम्हारे साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या। इस बात पर राघव कह रहा था, मुझे इसके बारे में ज्यादा याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही गहरी नींद में था और काफी देर तक सो रहा था। अगली बात मुझे जो याद है वो यह है कि मुझे जगा दिया गया और उन कमीनों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, पर मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहा। जो सब जानने के बाद जीरो बोला कि अब समझ आया, तो फिर वह सब मिलकर तुम्हारे पीछे पड़ गए, लेकिन तुमने उन्हें मना क्यों किया, वह भी तो तुम्हारी तरह ही मोनोनोके है ना। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए राघव बताता है कि क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो पैरासाइट जो बड़े आदमी होने का दिखावा करते हैं और दूसरों की ताकत के पीछे अपनी कमजोरी छिपाते हैं, वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम तो एक इंसान हो और मेरी कही गई बातों पर तुम यकीन नहीं करोगे। इस बात पर जीरो कह रहा था, सच कहूँ तो मुझे इसमें से कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, पर लगता है तुम भूल गए। मैं
जानवरों से बात कर सकता हूँ, भला मैं किसी मोनोनोके से क्यों घबराऊंगा। जो सुनकर रांगो कहता है कि तुम तो बड़े अजीबोगरीब इंसान हो यार। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी, तो ध्यान से देखना। इसी के साथ यहाँ से टोकर एक जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक लड़की किसी से बातें करते हुए कह रही थी, किसी मोरिजिन हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट कर रही है। और चीफ, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जिस पर उसको वो बंदा बताता है कि शिबा यहाँ पर है, वैसे क्या तुम्हें कुछ मिला? जिस बात पर एग्री करते हुए वो लड़की बताना शुरू करती है, मैं इस 16 कोऑर्डिनेट्स पर हूँ, जंगल में मुझे ब्लड मिला है, जिसकी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि ये राघो का है। साथ ही साथ मुझे एक तरह की स्पेक्ट्रल एनर्जी फील हो रही है और वह यहीं आकर रुक जाती है। हो सकता है कि वह अभी भी यहीं आसपास हो। जो सब जानने के बाद वो बंदा बताता है कि ठीक है, मैं सर्च टीम के साथ फिर से जुड़ता हूँ, पर अभी के लिए पीछे हट जाओ। जिसके बाद उसने वो कॉल कट कर दिया था। यहाँ तक कि वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहने लगी, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे अकेले नहीं संभाल सकती। तभी दूसरी तरफ हम एक मोनोनोके को देखते हैं, जो ये खबर सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी यहाँ से इनका ठोकर उन्हीं दोनों की तरफ आ गया था, जहाँ पर जीरो उसे नहलाते हुए कह रहा होता है, अरे कमाल है, तुम तो पहले से कहीं ज्यादा ठीक हो गए हो। सच में तुम कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं हो। अब ये सुनकर राघो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे पता था, तुमने मेरी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। ये बात सुनकर जीरो कहता है कि खैर आधी बात तो ठीक थी, बाकी बातों तो मैंने बस मरने के कगार पर खड़ी बिल्ली की बकवास समझी। अब ये सुनकर राघो उसको गालियां देना शुरू कर देता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जीरो उसको बता रहा था, हाँ मुझे पता है, इससे मुझे सच में नाची के साथ बिताए गए उन दिनों की याद आ जाती है। और वो मेरा पुराना डॉग था, और वह सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा रोएदार और सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला डॉग था, जैसा कोई भी इंसान चाह सकता है। वैसे सोचूं तो वह तुम्हारे बिल्कुल अपोजिट था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघो उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा बदमाश बच्चे। जबकि जीरो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, उस समय मुझे अक्सर परेशान किया जाता था। मैं घर लौटता तो पूरी बॉडी पर कीचड़, खड़ो, चोट चोट के निशान होते थे, पर नाची मुझे देखते ही कहता कि मैं उसे नहला दूं। वह कहती, तुम मेरे फर को अच्छे से रगड़ कर साफ करो और मैं पक्का करूंगी कि तुम्हारे दिन भर की सारी गंदगी नाली में बह जाए। फिर वह हमेशा कहती, जीरो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि तुम मेरे पास, और किसे मौका मिलता है कि उसका मालिक जब चाहे उसे नहलाए, और तुम्हारे पास दूसरों की मदद करने का टैलेंट है। साथ ही पक्का करना है कि तुम उस गिफ्ट को दूसरों के साथ बांटो, यह तुम्हारा अनोखा गिफ्ट है। और वो यही कहते थे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघो भी थोड़ा इमोशनल हो गया था, पर वो उससे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही जीरो उसके मुंह पर पानी गिरना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाता। तभी यहाँ से इनका टोकर जीरो के कमरे की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ राघो बोल पड़ा, मुझे माफ करना बच्चे, सच में मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन मुझे अब जाना होगा। जो सब कहने के बाद वो सीधे नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। पर जब वो छलांग लगाने के बाद नीचे की तरफ आया तो उसे थोड़ी सी तकलीफ होने लगी थी। इसी चीज को देखते हुए राघो इरिटेट होने के साथ कहता है कि तेरे के मेरे जख्म तो भर गए हैं, लेकिन मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही, पर मुझे इस जगह से दूर जाना होगा। और वो वहाँ से निकल ही रहा था, तभी अचानक से उसके पीछे से जीरो की आवाज आती है, अरे तुम थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए लग रहे हो। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद राघो के होश उड़ चुके थे। साथ ही वो उससे कहता है, अरे यार तुम यहाँ पर कब आए? जिस सवाल के जवाब देते हुए जीरो बताता है, जरा आवाज कम रखो क्योंकि आधी रात हो रही है। जो सुनकर राघो बताता है कि लेकिन तुम तो गहरी नींद में सो रहे थे। ये बात सुनकर जीरो कहता कि वह मेरा कुआरे में था। वैसे उसे छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस हालात में कहाँ जा रहे हो? इस पे राघो उसे बताने लगा था, मैं कहाँ जाता हूँ इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। उसकी इस बात पर जीरो बताता कि क्या कहा, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। अरे यार याद रखो, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। दूसरी तरफ राघो का कहना है, मुझे याद नहीं, मैंने तुमसे कोई मदद मांगी थी। वैसे तुम मेरी मदद इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम ऐसा करना चाहते थे, इसी वजह से यहाँ मसीहा बनने का नाटक बंद करो। वैसे भी अगर मैं वहाँ पर मर भी जाता तो भी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था, ठीक है अब बस करो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या कहानी है, लेकिन कभी भी मरने वरने की बात मत करना। जबकि दूसरी तरफ राघो और फार्मिंग करते हुए कह रहा था, तुम्हें पता नहीं है कि कब चुप रहना है और बकवास करते रहो मेरे सामने वाले बच्चे। मुझे पता है कि तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, और मैं एक मोनोनोके हूँ, इंसानों को खाने वाला स्पेक्टर। हम दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया से आए हैं, इसी वजह से मुझ पर एक एहसान करो और मुझे अकेला छोड़ दो। उसी वक्त वहाँ पर वही इवल मोनोनोके आते के साथ उससे कहता है, लगता है तुम दोनों काफी ज्यादा मजे कर रहे हो। वैसे क्या मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूँ? इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब इस बिन बुलाए मेहमान को अपने सामने देखने के बाद जीरो का कहना है, अरे बदतमीज, क्या तुम हमेशा बिना बुलाए लोगों के घर पहुँच जाते हो? देखो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो मुस्टंडा अपना असली चेहरा दिखाने के बाद उस पर अटैक करते हुए कहता है, आराम से रहो इंसान, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा जाऊंगा। जो देख कर राघो तुरंत जीरो को आगे की तरफ ढकेलने के बाद वहाँ से
भाग जाता है। अब उसको वहाँ से भागता देखकर वो बंदा भी उस इंसान को छोड़ते हुए तुरंत राघव के पीछे पड़ जाता है। अब इस नजारे को देखने के बाद जीरो की फट के चौसठ हो चुकी थी, पर वो उन पलों को याद करने लगा था जहाँ पर राघव ने उससे कहा था, हम दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया से हैं, इसलिए मुझ पर एहसान करो और मुझे अकेला छोड़ दो। ये सब याद करने के बाद जीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर जंगल की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो मुस्टंडा उसका पीछा करते हुए कह रहा होता है, क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसा कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पकड़ लूं। सामने की तरफ राघव भी बचते बचाते हुए कहता है कि कमीने, मुझे पूरी तरह से दूर नहीं जाना है, बस हमारे बीच थोड़ी दूरी चाहिए। दूसरी तरफ उस बंदे का कहना है, सच कहूँ तो मैंने सुना था कि तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन मैंने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। फिर वो काफी तेजी से उसके करीब आते के साथ सीधे उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, पर वो खुद को संभाल लेता है। अब उसको सही सलामत देखने के बाद वो मुस्टंडा उसको बताता है कि तो ये है वो फेमस मोनोनोके राघव, ब्लैक स्टार ऑफ डोम। ठीक है, अब और बात नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कैद करने वाले सील को ब्रेक करने के लिए हमने काफी ज्यादा मेहनत की है और मैं अपने ही साथी को नहीं मारना चाहूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघव उसे बताना शुरू करता है, क्या कहा साथी, मुझे हंसी मत दिलाओ और तुम बेवकूफों को बस मेरी पावर चाहिए। अगर तुम्हें इतनी ही चाहत है तो वाव और ले लो, लेकिन तभी जब तुम मौत का सामना करने के लिए तैयार हो। जिस सवाल का जवाब देते हुए वो बंदा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ऐसा है, पर मरने वाला तो सिर्फ तू ही है। जिसके बाद वो काफी तेजी से एक दूसरे की जान लेने के लिए करीब आने लगे, पर वो करीब आ भी पाते उससे पहले ही जियो आते के साथ अपनी कटाना का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे पर अटैक कर चुका, जिसकी वजह से उस मुस्टंडे का हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। पर राघव अपने सामने जीरो को देखने के बाद उसको बताने लगा था कि क्या तुम पागल हो और यहाँ पर क्यों आए हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था, पागल तो तुम हो गधे, अगर तुम मर गए तो मैंने तुम्हें बेकार में ही बचाया। इस बात पर राघव उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था, अरे बेवकूफ, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है और ये कोई गली मोहल्ले वाली फाइट नहीं है। वैसे तुझे सच में पता है कि किसी का दिमाग कैसे खराब करना है। ये बात सुनकर जीरो बताता है कि किसी की जान बचाना कभी बेवकूफी नहीं होती, समझे, और जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो पूरी शिद्दत से करता हूँ, लेकिन मैं कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करता, समझे। और वैसे भी अगर मैं वहाँ से भाग भी जाता तो तुम्हें पकड़ने के बाद वह मेरे पीछे ही आता। उन दोनों की ऐसी बकवास बातों को सुनने के बाद वो मुस्टंडा अपनी असली फॉर्म में आते के साथ उससे कहना शुरू करता है, इंसान तुम जितना देखते हो उससे कहीं ज्यादा होशियार हो, लेकिन तुम कुछ अजीब हो और मेरे उस रूप में तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और स्वॉर्डमैनशिप का वो टैलेंट, वो छिप कर वार करने की आर्ट, क्या तुम सिनोबी खानदान के लड़के हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें खास जाने में खूब मजा आएगा। जो सब कह लेने के बाद उसने काफी फुर्ती से उस पर अटैक कर दिया था, पर जीरो काफी आसानी से उसे डॉज कर जाता है। पर वो एकदम से उसके पीछे आते के साथ अपने कटाना का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी खुद को उससे बचाने में कामयाब रहा और वो उसके आगे कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उस मोनोनोके ने अपनी एक उंगली उसकी आर पार कर देती। साथ ही वो कहना शुरू करता है, लगता है कोई अपने फैंसी निंजा मूव दिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया, और बस इसे यही छोड़ दो, फिर विरोध करने का मसला यही खत्म हो जाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जीरो को उस पर अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसी वजह से वो खुद को संभालते हुए अपने कटाना का इस्तेमाल करने के साथ उस पर अटैक कर देता है। पर वो उसके अटैक को डॉज करने के साथ कहने लगा, बाल बाल बच्चा, एक सच्चे शिनोबी का बेहतरीन पलटवार, पर मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। अंधेरा अभी से छाने लगा। जीरो की इतनी बुरी हालत को देखने के बाद राघव उसकी हालत को देखने के लिए चला गया था। अब उसको अपने सामने देखने के बाद वो बंदा कहने लगा, हाँ राघव, मैं उससे तुम्हें ही दे दूंगा, और तुमने पिछली बार खाना कब खाया था, पर मुझे पूरा यकीन है कि पेट भरा होने पर। उसकी ऐसी बकवास बातों को सुनने के बाद राघव उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, और वैसे भी तुम मरे हुए हो। अब ये सुनकर वो इवल मोनोनोके थोड़ा हैरान हो गया था, जबकि दूसरी तरफ राघव अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, मतलबी और बिगड़ैल, तुम्हें यह ख्याल भी नहीं आया कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ये सब छोड़ा था, और जब मैंने तुम्हें मामलों से दूर रहने के लिए कहा था तब मेरी बात तुमने अनसुनी कर दी, और अगर तुम मर गए तो ये सब बेकार हो जाएगा बेवकूफ। पर मैं तुम्हें खाकर अपने पुराने रूप में वापस आ सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, और मैं उस चिड़चिड़े और बेवकूफ मॉन्स्टर्स के आदेश नहीं मानूंगा। इसके बजाय तुम मुझे खाओगे, क्योंकि मुझ पर तुम्हारा एहसान है, और अब मैं उस एहसान को चुकाने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो जीरो के अंदर खुद को समाते हुए कहने लगा, मैं यह जिंदगी लेता हूँ और तुम्हें देता हूँ, इसी वजह से अपनी आंखें खोलो जीरो। वहाँ की इस एनर्जी फ्लक्चुएशन का एहसास उस बंदे को भी हो चुका था। साथ ही साथ उसका चीफ उसको बता रहा होता है, लगता है वो
यहाँ पर भी है, पर चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर हम उस जगह की तरफ आते हैं जहाँ पर तो तबाही मच चुकी थी और उस तबाही में वो बंदा खुद को संभालते हुए कह रहा था, कम बकत रांगो, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। तुमने एक इंसान को अपनी ताकत सौंप दी और एक इंसान के लिए तुमने अपने साथी मोनोनोके का साथ छोड़ दिया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जीरो जिंदा हो गया था, पर वो कह रहा होता है, अरे बाप रे, तुम कितना जोर से बोल रहे हो, वैसे क्या हो रहा है यार, रुको, ये क्या है। तभी उसकी बॉडी के अंदर से राघव की आवाज आती है, ठीक है अब तुम अपना जबड़ा जमीन से उठा सकते हो बच्चे। पर वो उससे और भी ज्यादा बातें करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उस ईवल मोनोनोके ने काफी गुस्से के साथ उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। पर जीरो उसके अटैक से काफी आसानी से डॉज कर जाता है, लेकिन वो मोनोनोके उस पर लगातार अटैक करते हुए कह रहा था, तुम दोनों की जिंदगी बस कुछ ही पल की है और तुम दोनों बेवकूफ अब मेरे हो। फाइट के दौरान जीरो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा हल्की हो चुकी है। इसी वजह से वो उससे बार बार सवाल करे जा रहा था। पर रांगो उसको बताता है कि हमें पहले इस बदमाश को जान से मारना होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो उसको बताता है कि उसे मार डालो, तुम मुझसे ऐसा करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए राघव बताता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जबकि दूसरी तरफ उस मोनोनोके ने उस पर अटैक कर दिया था। सामने की तरफ रांगो उसे बता रहा होता है, बस अपनी मुट्ठी बंद करो और उस कमीने को हेल में भेज दो। जिसके बाद जीरो उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मोनोनोके पर जोरदार हमला कर चुका और वो उसकी एक ही अटैक में जान से मारा जाता है। जबकि दूसरी तरफ जीरो खुद को संभालते हुए कह रहा होता है, रांगो मुझसे जल्द से जल्द बताओ कि आखिरकार यहाँ पर ये चल क्या रहा है। और वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही वहाँ पर एक लड़की आते के साथ अपनी सोड उसकी गर्दन पर तानते हुए कहती है, वहीं पर रुको और एक शब्द भी मत बोलना। अब उस बंदे को अपने पीछे देखने के बाद जीरो के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। साथ ही साथ वहाँ पर एक और बंदा आते के साथ उससे कह रहा था, अरे बाप रे, ये तो काफी बड़ी मुसीबत है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। उसी वक्त वहाँ पर जो इनविजिबल सोल्जर थे वो एकदम से सामने की तरफ आने लगे थे, पर वो चीफ अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, अरे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है और हम कोई मोनोनोके नहीं है, हम ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज से हैं, बस आम सिविल सर्वेंट और मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन बाद में दे दूंगा। पर जैसा कि तुमने शायद अंदाजा लगा ही लिया होगा नौजवान, और हम तुम्हें हिरासत में ले रहे हैं। अब ये सुनने के साथ जीरो पैनिक होते हुए कहने लगा था, क्या तुम मजाक कर रहे हो और तुम अचानक से कहीं से नहीं आ सकते। पर वो बंदी तुरंत उसको बेहोश करने के साथ कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि एक शब्द भी मत बोलना। उसकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद चीफ उसको समझाते हैं कि अरे इचिका शांत रहो, लेकिन इचिका शांत होने को तैयार नहीं थी। ये बस कुछ समय के लिए है और हम नहीं चाहते कि वह उलझन में पड़ी और अग्रेसिव हो जाए। दूसरी तरफ चीफ कह रहे थे, मुझे कहना होगा कि वह हमेशा की तरह एक ब्यूटीफुल एजेंट रही है। पर एकदम से इचिका सवाल करती है कि अब हम आगे क्या करें, जिस बात का जवाब देते हुए चीफ बताना शुरू करते हैं, फिलहाल उसके इलाज और टेस्ट के लिए हमारे एफिलिएट हॉस्पिटल में ले जाओ और हम उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे भी वह काफी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए और मोनोनोके के लिए भी। अरे यार, इसे अब यहाँ से बाहर निकालना होगा। वैसे क्या इस पर किसी का साय का असर है? अब ये सुनकर दूसरा वॉरियर कहा, अगर इसने हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद फर्स्ट पर्सन बताता है, अरे यार कैसी कैसी बातें कर रहा है और तुम खुद को डिटेक्टिव कहते हो, वैसे टेंशन लेना छोड़ो और आगे बढ़ो। अब उन दोनों की ऐसी आनाकानी वाली बातों को सुनने के बाद इचिका जीरो का पैर पकड़ने के साथ उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाना शुरू कर देती है। तभी हम जीरो के माइंड स्पेस की तरफ आते हैं, जहाँ पर वो अपने आसपास का नजारा देखने के बाद कहता है, अरे मैं कहाँ पर हूँ? वैसे मुझे याद है कि मैं एक अजीब बिल्ली से मिला था, फिर एक डरावने मॉन्स्टर ने मुझे मारने की कोशिश की। तभी अचानक से पीछे से राघव उसे पुकारता है। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद जीरो तुरंत उसकी तरफ देखने के साथ कहने लगा, अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम हवा में ऐसे मंडरा रहे हो जैसे कोई धुएं वाली स्प्रिट हो। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए राघव बताता है, अरे यार देखो अब कौन बोलने लगा है, वैसे मेरे सीने में तो इतना बड़ा छेद नहीं है। अब ये सुनकर जीरो थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, इसी वजह से वो अपनी छाती की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर उसको देखने को मिलता है कि मेरी छाती में एक होल हो चुका है। एपिसोड 2 द चॉइस इज योर्स। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जीरो की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है, पर वो उठने के साथ कहा, मेरे सर में जबरदस्त दर्द हो रहा है। और वो क्या भयानक सपना था, या शायद किसी तरह का वो सिर्फ एक सपना नहीं था। साथ ही साथ हम वहाँ पर इचिका को भी देख पाते हैं, जो अपने फोन की तरफ देखते हुए उसको बता रहे थे, आखिरकार तुमने जागने का फैसला कर ही लिया, वैसे तुम लगभग 1.5 दिन से सो रहे थे। अब इस बंदी को अपने सामने देखने के बाद जीरो उससे सवाल करने लगता है, अबे यार अब तू कौन है और ये जगह कौन सी है? दूसरी तरफ इचिका उसकी बातों को फुल्ली इग्नोर मारते हुए चीफ को कॉल करने के साथ कहती है, हेलो चीफ। उसने अपनी आंखें खोल ली हैं और वो काफी होश में भी लग रहा है। आपने क्या कहा? कुकीज? अरे यार जो चाहिए वो ले आओ, बस यहाँ पर जल्दी से वापस आ जाओ। सामने की तरफ जीरो को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की है कौन। उसी वक्त राघव सामने की तरफ आते हुए उसको बताता है, उसका मरीजों के साथ बिहेवियर काफी शानदार है। जबकि दूसरी तरफ
बात कॉल के जरिए चीफ उसको बता रहे थे ठीक है मैं दोनों ले आऊंगा, मशरूम और बैम्बू वाले छोटी चीजें। पर इचिका उन दोनों की तरफ देखने के साथ काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि वो दोनों उसी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब उसकी आवाज को ना आता देखकर चीफ उसको बता रहे थे क्या हुआ तुम सुन रही हो इचिका। पर जीरो को मालूम नहीं था कि उसके टंटोले पर राघव बैठा हुआ है, इसी वजह से वो उसे देखने के साथ काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चीफ उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए कह रहे थे क्या बात है उसने अपने सीनियर का ही फोन काट दिया, पर इस बात की वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो कमरे के पास आकर रुक जाते हैं क्योंकि अंदर से जीरो की आवाज आ रही थी, मुझे लगा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया और तुम्हें बस इतना ही कहना है। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघव उसको बताता है कि मैं सो रहा था, इसी वजह से जीरो ने उसे गालियां देना शुरू कर दी थी। जो सुनकर राघव बोला मैं इसी वजह से नहीं जाग रहा था क्योंकि तुम फिर से चिल्ला पड़ोगे। अब उन दोनों को कुत्ते की तरह झगड़ता देखेकर इचिका भी कहती है अरे यार हम अस्पताल में हैं इसलिए शांत हो जाओ। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चीफ उस कमरे में एंटर करते हुए कहते हैं जरा शांत हो जाओ, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो और अच्छी बात यह है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो मिस्टर जीरो अजुमा। और राघव अब तुम कैसा फील कर रहे हो? उसकी इस बात पर राघव बताता कि वापस आकर मुझसे सवाल पूछना, जब तुम थोड़ी तमीज सीख जाओगे बदतमीज, जब आकर मुझसे बात करना। उसकी ऐसी तानों से भरी बातों को सुनने के बाद चीफ अपने मन में कहने लगे वह पक्का मुझसे केयरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह सच में कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। मामला उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। जो सब सोच लेने के बाद वो उसको बताता है माफ करना, डिटेक्टिव को हमेशा पहले आना चाहिए और मैं रायुशु के शिवा हूँ, साथ ही मेरी सबॉर्डिनेट इचिका किसी मोजिन है। और वो अपनी बातों को पूरी कर भी पाता उससे पहले ही जीरो बोल पड़ा ब्यूरो ऑफ एस्प्यूनेज है ना, उम्मीद है कि आप अपने वादों को निभाओगे, वैसे क्या आपको सफाई नहीं देनी? ये बात सुनकर रायुशु के इचिका की तरफ देखते हुए कहने लगे उसकी याददाश्त हमेशा की तरह तेज लगती है। अब उन्हें अपनी तरफ इस तरह घूरता देखेकर इचिका कहने लगी मुझे इस तरह मत देखो। इसी के साथ रायुशु के बताना शुरू करता है कहाँ से शुरू करूँ, वैसे क्या तुम मोनिफ बान के बारे में जानते हो? जिस बात पर एग्री करते हुए जीरो बताने लगा हाँ मैंने उनके बारे में सुना है, वे अंडरवर्ल्ड एजेंट जो एडो शोगुनेट के लिए काम करते थे। जो सुनने के बाद रायुशुकी का कहना है हाँ वही, वैसे कैसे पता था कि तुम जानते हो, मैं तो इम्प्रेस हो गया। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है तो तुमको लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ? दूसरी तरफ रायुशुकी उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देने के साथ बताना शुरू करता है माइजन रिस्टोरेशन के साथ ओनिपान की वफादारी शोगुनेट से बदलकर नई गवर्नमेंट के साथ हो गई। वह गवर्नमेंट के सीक्रेट एजेंटों का एक खास ग्रुप था और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आज भी ब्यूरो ऑफ एस्प्यूनेज के तौर पर मौजूद है। देश और विदेश में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जुटाना और काउंटर इंटेलिजेंस का काम करना ही हमारा मेन काम है। इसके अलावा मोनोनोके को ढूंढना और उन्हें खत्म करना भी हमारा ही काम है। वैसे मोनोनोके की वजह से शायद ही कभी कोई घटना होती है, हाल ही में हमारा ज्यादातर काम इंसानों से जुड़ा रहा है। दूसरे शब्दों में कहे तो वीआईपीएस की प्रोटेक्शन करना और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन करना है। लेकिन तुम समझ गए होंगे क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट मोनोनोके के मामलों में माहिर है, इसलिए हमारा काम काफी आसान रहा है। कम से कम हाल ही तक तो ऐसा ही था। कुछ दिन पहले मोनोनोके के एक ग्रुप ने हमारे फैसिलिटीज पर अटैक कर दिया था। सच कहूँ तो हमने उस फैसिलिटीज में जिसे सील करके रखा था वह वही राघव है जो अभी तुम्हारे अंदर रह रहा है। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो अपने मन में कहा कि तो उनका मतलब यही था और वो लंबी नींद इसका कारण यही है। तभी रायुशु के मुद्दे की बात करते हुए कहते हैं ठीक है मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है सवाल पूछने की, आखिर तुम ऐसी हालात में कैसे पहुँचे? जिसके बाद जीरो शुरू से आखिर तक जो भी कुछ हुआ सब कुछ उनको बताना शुरू कर देता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिका हैरान होते हुए कहती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, पहले तो तुम ऐसी चीज में टांग अड़ाती हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है और फिर एक मोनोनोके को बचाने का फैसला करते हो, तुम्हें क्या हो गया है? तो उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि चुप रहो, तुम तो वहाँ पर थी नहीं इसलिए तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ रायुशुकी अपनी दुनिया में खोते हुए कह रहा था यह कभी आसान नहीं होता और अब मैं अपनी रिपोर्ट में क्या लिखूं? अब ये सुनने के बाद इचिका उस पर ही अपनी भड़ास निकालते हुए कहती है ये तो हमारी सबसे छोटी चिंता है। इस पे रायुशुकी बताने लगा था खैर बाकी बातों को छोड़े तो असल बात यह है कि यह नौजवान राघव के साथ मिल गया है। हो सकता है कि यह बात तुम्हारे मन में पहली बार आई हो, लेकिन मैं इसे कह देता हूँ अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो तुम दोनों हमेशा के लिए ऐसे ही जुड़े रहोगे। खैर हमें नहीं पता कि इसे कैसे ठीक किया जाए, लेकिन हमें यह पता है कि इसका कोई रास्ता कैसे ढूंढा जाए। और चूंकि हमें नहीं पता है कि दूसरे मोनोनोके क्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तुमको अपने साथ ले जा रहे हैं। जो सब जानने के बाद जीरो हैरान होने के साथ कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा यूं ही नहीं कर सकते। दूसरी तरफ रायुशुकी का कहना है माफ करना लेकिन तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। पुलिस पहले ही डिसअपेरेंस की रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है और हमने सारी तैयारी भी कर ली है। वैसे भी देखो हम टीवी पर दिखने वाले हीरो जैसे बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ तुम्हारे पर्सनल राइट को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और वैसे भी तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, इसलिए जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे जैसे जीरो उसकी बातें सुनता जा रहा था उतना ही उसका दिमाग खराब होता जा रहा होता है। जबकि रयूसुके वहाँ से जाते हुए बोला, कल सबसे पहले तुमको दूसरी जगह ले जाया जाएगा। वैसे यह हॉस्पिटल हमारे अधिकार क्षेत्र में है, साथ ही साथ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए दरवाजे के बाहर गार्ड तैनात है, इसलिए अलमारी में तौलिया और कुछ कपड़े रखे हैं और तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर कल मिलते हैं। अब ये सुनकर जीरो कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक वो रुक जाता है क्योंकि इचिका उसको बड़ी अजीब तरीके से देख रही थी। फिर वो उसको हूँ करने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब ये देखकर जीरो गुस्सा होते हुए कहता है, अरे यार अब इसको क्या प्रॉब्लम है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जीरो बेड पे पसरते हुए कह रहा था, बाहर गार्ड तैनात है। क्या ये बकवास है, वैसे ये जेल वार्डन जैसा है और ये तो लगभग अकेले कैद में रखने जैसा है, और अब मैं गायब हो गया हूँ। ये सब क्या बकवास है, क्या होगा अगर मैं हमेशा के लिए ऐसे ही फंसा रह गया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघव उसको बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था, क्या तुम भूल गए, लेकिन तुम्हें तो मेरे मामले में पढ़ना ही था। अब ये सुनकर जीरो का कहना है, क्या राघव अब तुम मुझे भी लेक्चर दोगे। जिस बात का जवाब देते हुए राघव बताता है कि नहीं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब पछताने का कोई भी फायदा नहीं है। उस कमीने ने कहा था कि ये सब तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन जरा सोचो तो वही और उसके साथ ही कमीने थे जिन्होंने मुझे कैद किया था। सच में लगता है कि वह तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे। और फिर वो मोनोनोके भी हैं जो मेरे पीछे आए थे, जिन्होंने मुझे जगाया, जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उन्हें ब्यूरो को जवाब देना होगा और वे हार मान कर भागने वाले नहीं है। तुम इसे किसी भी नजरिए से देखो बच्चे, तुम अकेले हो और हर कोई या तुमसे नाराज है या तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो अजीब तरह से चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। सबको लगता है कि उन्हें सब पता है, बस बहुत हुआ, अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। इसी वजह से हम यहाँ से भाग रहे हैं। राघो, अब ये सुनकर राघो उससे सवाल करता है, अरे हम जा रहे हैं पर कहाँ। इस पे जीरो बताने लगा था, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की पिटाई करने वाला हूँ, उसके बाद जो होगा होगा। उसकी इस बात पर राघव बताता कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं सब ठीक कर दूंगा। ये बात सुनकर जीरो सामने की तरफ उन क्रोस को देखते हुए कहता है, मुझे पता है पर मैं किसी न किसी तरह से इसका हल निकाल ही लूंगा। बाहर की तरफ एक गार्ड उबासियां ले रहा था। उसी वक्त अचानक से जीरो की जोर से चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। अब उसकी आवाज को सुनते ही उन दोनों गार्ड ने वो गेट तुरंत ही खोल दिया था। अब उन दोनों नमूनों को अपने सामने देखने के बाद जीरो बोला, तुम सभी से मिलकर मुझे हमेशा खुशी होती है। जिसके बाद जीरो ने उन क्रोस से उन पर हमला करवा दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों गार्ड उसमें ही काफी बुरी तरह से फंस जाते हैं। और इसी चीज का मौका पाकर जीरो वहाँ से तुरंत ही निकलने लगा। अब उसको वहाँ से भागता देखकर राघव उसको बताता है कि तुमने तो सचमुच में अपना आपा खो दिया है। दूसरी तरफ जीरो भागते हुए कहता है, अच्छी बात यह है कि मेरे दोस्तों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ जीरो वहाँ से उड़नचू हो चुका। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो उनसे बातें करते हुए कह रहा था, सच में उस समय तुम लोगों ने मुझे बचा लिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस बात का जवाब देते हुए क्रो बताता है कि कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद इतना मजा आया। जो सुनकर जीरो उसके गले में एक थैला टांगते हुए कहता है, ये रहा वो स्नैक्स जिनका मैंने वादा किया था। इनाम मिलने के बाद वो पूरी की पूरी टोली वहाँ से निकल पड़ी। जबकि पीछे की तरफ राघव का कहना है, तो अब क्या प्लान है, क्योंकि वह जल्दी ही हमारे पीछे पड़ जाएंगे। जिसका जवाब देते हुए जीरो बताता है, मैं ऐसा लेकर ज्यादा परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी एक काम करना है। इसी के साथ यहाँ से निकट होकर जीरो के घर की तरफ आ गया था, पर रास्ते में राघव उससे कह रहा था, मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम्हें अपने घर जाना था। जिस बात पर एग्री करते हुए जीरो बताना शुरू करता है, अगर मेरे पहुँचने से पहले ही वो डिसअपीयरेंस की रिपोर्ट उन तक पहुँच जाती। पर उसके बाद के बीच में ही राघव बोल पड़ा, तुम अच्छे बच्चे हो, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन तुम क्या कहोगे, क्या सच बताने की कोशिश करोगे, पर तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा। उसकी इस बात पर जीरो बताने लगा, तुम ये क्या कह रहे हो, वह मेरे ग्रैंडपा है, जाहिर है वो मेरी बात मानेंगे, पर मुझे थोड़ा शांत रहना होगा, इसलिए जब तक मैं ओके ना कहूँ तब तक बाहर मत आना, समझे। जो सुनते ही राघव उसके अंदर की तरफ चला जाता है। जबकि जीरो खुद को तैयार करते हुए कहा, ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा। जब वो ऐसा कह रहा था तभी हम उसके पीछे की तरफ उसके दादाजी को देख पाते हैं, जो उसको देखते हुए कह रहे थे, वहीं रुक जाओ घुसपैठिया। अब अपने पीछे ग्रैंडपा को देखने के बाद जीरो के तो छक्के ही उड़ चुके थे। साथ ही वो कहा, आप कहाँ से आ गए। जिस बात का जवाब देते हुए उसके ग्रैंडपा बताने लगते हैं, तुम मुझे बिना बताए चले जाते हो और बस यही कहते हो। ये बात सुनकर जीरो कहता है, असल में बात यह है कि कुछ चीजें सामने आ गई, कुछ पेचीदा मामले, इसलिए मैं वापस आकर समझाना चाहता था। पर उसके ग्रैंडपा जवाब दिए बिना ही वहाँ से जाने लगे थे। अब ये देखकर जीरो कहता है कि अरे अब आप कहाँ जा रहे हो। जो सुनकर उसके ग्रैंडपा सीरियस होने के साथ बताते हैं, मेरे साथ आओ और एक शब्द भी मत कहना। इसके बाद यहाँ से निकट होकर रनिंग ग्राउंड की तरफ आ गया था, जहाँ पर जीरो चलते हुए कह रहा था, अरे
हमें कितना दूर जाना है और मुझे माफ करना सच में, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मुझे जाने से पहले आपको बहुत कुछ समझाना है। वैसे आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? अब आप लोग मेरी बातों को काफी ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो भी कुछ होने वाला है वो दिमाग को हिला देगा। इसी के साथ ग्रैंडपा कहे यहाँ कोई भी दखल नहीं दे सकता, जिसके बाद उन्होंने एक जोर का घूसा उसके चेहरे पर जड़ दिया था। अब अचानक हुए इस अटैक की वजह से जीरो उसका जवाब उनसे मांगने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही ग्रैंडपा उसको बताने लगे थे, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? ये बात सुनकर जीरो कहता है, मुझे जाने के लिए अफसोस है, लेकिन आपको नहीं जाना पड़ा जहाँ पर मैं गया हुआ था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद दादाजी बताते हैं कि यह सिर्फ तुम्हारी चालाकी भरी हरकतों के बारे में नहीं है, और शिवा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे एक मोनोनोके ने तुमको पोजेस कर लिया है और कैसे ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज तुम्हारे पीछे पड़ी है। अब उनको इतना कुछ पता देखकर उसके पैरों तले जमीनें खिसक चुकी थी। साथ ही वो कहता है, आप ये क्या कह रहे हो दादाजी, और आपको इतना कुछ कैसे पता है? जिस बात का जवाब देते हुए ग्रैंडपा बताते हैं कि बिल्कुल बुद्धू, मुझे यह इसलिए पता है क्योंकि मैं ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज का फॉर्मर मेंबर हूँ। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो हैरान होने के साथ कहता है, आप मजाक कर रहे हैं है ना? उसी वक्त राघो बाहर की तरफ आते हुए बता रहा था, अब सब कुछ समझ आ रहा है। मुझे ये अजीब लगा था, एक बूढ़ा आदमी जो मरने के लिए इतना तैयार था। अब इस मोनोनोके को अपने सामने देखने के बाद ग्रैंडपा कह रहे थे, तो तुम हो राघो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो भी मेरे अपने ही खून के साथ? अगर मैंने इसे अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं कभी इस पर यकीन ही ना करता, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और अब कोई और चारा नहीं है। मुझे अपने पोते की सीरियस गलती की जिम्मेदारी लेनी होगी। जिसके बाद वो अपने अंदर से काफी खतरनाक पूरा बाहर की तरफ अनलीज करते हुए कह रहे थे, मैं ब्यूरो या मोनोनोके को तुम्हारा फायदा उठाने नहीं दूंगा जीरो। इसी वजह से मैं तुम्हें और राघो दोनों को खत्म कर दूंगा, और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा फिर मैं अपनी जान भी ले लूंगा। उनके ऐसे खतरनाक पूरा को फील करते हुए राघो का कहना है, अरे वाह अब मजा आएगा। दूसरी तरफ जीरो अपने दादाजी की ऐसी बातों को सुनने के बाद कहता है कि दादाजी आप ये क्या कह रहे हो? लेकिन दादाजी बात करने के मूड में नहीं थे, इसी वजह से वो एक ऊंची छलांग लगाने के साथ अपनी किक उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं, जो देखकर जीरो इस अटैक से कैसे न कैसे करके खुद को बचा ही लेता है। जबकि दूसरी तरफ राघो उसको बता रहा था, तुम्हारे ग्रैंडपा तो बहुत निर्दयी हैं। जिस बात पर एग्री करते हुए जीरो बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरे दादाजी ऐसे ही हैं। फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैंने उन्हें कभी इतना गुस्से में देखा है। जब वो ऐसा कह रहा था तभी उसके दादाजी निंजा की तरह फुर्ती इस्तेमाल करते हुए उसके कुत्ते की तरह पिटाई करना शुरू कर देते हैं। अब इतनी बुरी तरह से पिट लेने के बाद जीरो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ उसके दादाजी उससे कह रहे थे, हमारे अजूबा फैमिली ने पीढ़ियों से अपनी युद्ध कला को निखारा है, और यह एक ऐसी कला है जो इंसानों और मोनोनोके दोनों के लिए जानलेवा है, और मुझे केवल तुम्हें बुनियादी बातें सिखाने का ही मौका मिला, और सेल्फ डिफेंस के रूप में यह इनफ था। उसकी इतनी बुरी हालत को देखने के बाद राघो उसको समझा रहा था, जरा संभल कर, और मैं ही हूँ जो ये सब तबाह कर दूंगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहे थे, कितनी बर्बादी है, कम से कम अब तुम्हें और तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ये सब काफी तेजी से होगा। अब उनको अपनी तरफ इतनी तेजी से आता देखकर राघो को ही एक्शन लेना पड़ता है, यहाँ तक कि उसने उनको दूर पुश कर दिया था। यहाँ तक कि वो उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था, क्या सोच रहे हो बच्चे, वह तुम्हें सच में मारना चाहता है। तुम्हारा दादाजी सच में पगला गया है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम सरवाइव कर सको। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो उसको अपने अंदर खींचते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैंने कहा कि जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना और इसमें मत पड़ो, समझे? ये बात सुनकर राघो उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, अच्छा तो ऐसा है, ठीक है, जो मन में है वो करो, बेवकूफ कहीं के। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा उन पलों को याद करने लगे थे जहाँ पर नाची उनसे कह रही थी, मुझे नहीं लगता कि ये अखबार पढ़कर आराम करने का समय है, और यह तो जीरो है। तभी यहाँ से इनका टोकर जीरो की तरफ आ गया था, जो एक प्यारी सी बिल्ली को बचाते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो सीधा नीचे की तरफ गिरने लगा। पर वहाँ पर ग्रैंडपा समय पर आते के साथ उसको बचा लेते हैं। इसके कुछ देर बाद दादाजी उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहे थे, अरे बेवकूफ, तुझे पता है ना कि ऐसे पेड़ पर कभी नहीं चढ़ना चाहिए जिससे तू नीचे ना उतर सके और तू अपनी जान गवा बैठता, तुझे पता है? उनकी डांट को सुनने के बाद जीरो थोड़ा भावुक होने के साथ कहता है, लेकिन वह नीचे नहीं उतर पा रहा था और वो रो रहा था, इसी वजह से मैंने ये कदम उठाया। उसकी कहानी को जानने के बाद दादाजी उसको समझाने लगे थे, देखो जीरो, दूसरों की मदद करना वाकई सम्मान की बात है, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत और पक्का इरादा भी होना चाहिए। सही हिम्मत के बिना ऐसा करना ना समझी है, और पक्के इरादे के बिना यह गैर जिम्मेदाराना है, और अभी तुम्हें इन दोनों चीजों में और आगे बढ़ना है। तुम अभी आधे इंसान हो, जब तुम आधे इंसान हो तुम्हें अपने आसपास के लोगों से मदद मांगनी चाहिए। आप लोगों को इसके बारे में आगे पता चल जाएगा कि ये बंदा आधा इंसान कैसे है। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो बोला, लेकिन अगर क्या होगा मेरे
आसपास मदद करने वाला कोई भी ना हो। जो सुनकर दादाजी बोले, नखरेबाज बच्चा, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए तुम हार मान लो। दादाजी के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो ने तुरंत मना कर दिया था। अब ये सुनकर दादाजी कहने लगे, तुम काफी जिद्दी हो, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनो जीरो, मन और शरीर दोनों से। अगर तुम ऐसा कर पाए तो ऐसा कोई पेड़ नहीं होगा जिस पर तुम चढ़ ना सको। तब तक हद से ज्यादा मत करना, समझे? जिस बात पर एग्री करते हुए जीरो काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता है, तो चलिए आज से ही ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उसके ऐसा कहते ही यहाँ से कट होकर प्रेजेंट की तरफ आ गया था, जहाँ पर ग्रैंडपा उसको बता रहे थे, सुनो और ध्यान से सुनो जीरो, यह कोई ट्रेनिंग सेक्शन या मामूली झगड़ा नहीं है। यह अपने मकसद को पाने के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है, खून और मौत का रास्ता। जिस दुनिया में तुम तब आए हो उसका यही दस्तूर है, तुम्हें अपने जैसे ही इंसानों और मोनोनोके को किल करना होगा। और इस दौरान तुम अपनी पुरानी पहचान को भी खो दोगे। जिन लोगों को तुमने मारा है उनका खून तुम्हारे शरीर और आत्मा पर दाग की तरह लग जाएगा, क्योंकि यह शैडो रेल्म है, एक ऐसी जगह जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। यह वह दुनिया थी जिसमें मैं रहता था। मैंने तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई लड़ी मेरे पोते, ताकि तुमको इस हेल में कभी कदम न रखना पड़े। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो कहने लगा, मुझे माफ करना, मैंने सोचा नहीं, मैं बेवकूफी कर रहा था, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं। मैंने ऐसी जगह में दखल दिया जहाँ मुझे नहीं देना चाहिए था, इसलिए मैं खुद ही अपनी गड़बड़ को ठीक करने का तरीका ढूंढूंगा, यही मेरा संकल्प है। अब ये सुनकर उसके दादाजी का दिमाग पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था, इसी वजह से वो उस पर अटैक करने के लिए जाने लगे। अब इस नजारे को देखने के बाद राघु काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन जीरो उसको समझाने लगता है, माफ करना राघु, बस थोड़ा और इंतजार करो, बस थोड़ा और। जिसके बाद वो अपने सर का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक को रोकने लगा था, पर दादाजी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसको पीछे की तरफ ढकेल देते हैं। लेकिन पीछे आते समय भी जीरो ने अपने आप को संभाल लिया था, पर उसकी हालत देखने में ठीक नहीं लग रही थी। इसी वजह से राघु उस पर चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ बच्चे, तुम क्या सोच रहे थे? अब उसकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद ग्रैंडपा उसको बता रहे थे, जीरो तुम ये क्या सोच रहे थे? क्या ये बस तुम्हारी ताकत और पक्के इरादे का दिखावा था? जरा संभल कर, और मुझे अभी भी तुम्हारे अंदर आधा इंसान ही दिख रहा है। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो बताना शुरू करता है, क्या इतने से आपका मन अभी तक नहीं भरा? देखो दादाजी, अच्छा हो या बुरा, अब मैं अकेला नहीं हूँ, जैसा आपने कहा था। भले ही मैं अभी भी अधूरा हूँ, पर मुझे अपने आसपास के लोगों से मदद लेनी ही होगी, इसलिए मैं इस आदमी से थोड़ी मदद ले रहा हूँ, और इस बात को तो नकारा भी नहीं जा सकता। पर जीरो उसके ऐसे चेहरे देखने के बाद उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मुझसे हूँ मत करो, मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब उन दोनों की ऐसी हरकतों को देखने के बाद दादाजी उन पलों को याद करने लगे थे, जहाँ पर उन्होंने जीरो से कहा था, जब तक तुम पूरी तरह से कैपेबल नहीं हो जाते तब तक तुमको अपने आसपास के लोगों से मदद मांगनी चाहिए। जो सब याद करने के बाद वो अपने मन में कह रहे थे, अच्छा तो ऐसी बात है, जीरो के लिए इंसान, जानवर, यहाँ तक कि मोनोनोके होने का लेबल भी कोई मायने नहीं रखता। फेक एस्ट्रोलॉजर का पूरा धंधा बंद हो गया है, सिर्फ ये एक ऐप की वजह से। इस इंसान ने एंशिएंट नॉलेज को सभी के साथ एक जैसा ही बर्ताव करता है। फिर वो बताने लगे थे, अरे वाह, तुम अब भी वही जिद्दी और बहस करने वाले बच्चे हो, चाहे मैं तुम्हें कितनी बार भी समझाऊं या तुम्हें कितनी बार भी चोट क्यों ना लगे, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी बदलोगे। ठीक है, तुम जीते और मैं हार मानता हूँ। ऐसा लगता है कि जिसमें पक्के इरादे की कमी है वो मैं ही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, पर उनको ऐसे जाता देखेकर राघव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी ये बात जीरो को अच्छे से समझ में आ गई। इसी के साथ यहाँ से कट होकर बाथ टब की तरफ आ गया था, जहाँ पर जीरो रिलैक्स होते हुए कहता है, अरे यार ये दर्द कर रहा है, लेकिन गर्म पानी में भीगने से बेहतर कुछ भी नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघव कहता है कि बुड्ढों की तरह बात करना बंद कर बदमाश। ये बात सुनकर जीरो बताता है कि अरे अपना मुंह बंद रख, जब मैं टब में हूँ तो तू उससे दूर ही रहना, गंदी बिल्ली। और हाँ, पहले जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना, मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और तुझे भी इसमें घसीट लिया। इस बात पर राघव कह रहा था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने ये सब खुद अपने साथ किया, लेकिन हर किसी की अपनी लिमिट होती है, और बस अकेले ही मौत के मुंह में मत चले जाना। मेरा मतलब है कि ऐसा फिर कभी दोबारा मत करना, वरना तुम्हें बचाने की मेरी सारी कोशिश बेकार चली जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो मैं अपनी पावर भी उधार दे सकता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इसके कदर करो, बस मुझे इतना ही कहना है। जो सुनने के बाद जीरो बोल पड़ा, वैसे मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम इसमें साथ है, तो चलो मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है पार्टनर। फिर हम यहाँ पर
देखते हैं जहाँ पर यूशिके शिबा कॉल के जरिए उन्हें बता रहा था, हम कल सुबह आपके घर एक गाड़ी भेज रहे हैं, इसलिए कल तैयार रहना। वैसे सच कहूँ तो जब मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल से भागकर घर पहुँच गया है तो मुझे बहुत राहत मिली। अब ये सुनकर उसके ग्रैंडपा से सवाल करते हैं कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। इस पे यूशिके बताने लगा था, क्या मुझे सच में समझाने की जरूरत है, तो वह हम में से ही एक होगा और एक आगे चलकर काम करने वाला, नहीं राह दिखाने वाला। वह बिल्कुल वैसा ही इंसान है जिसकी हमें जरूरत है, इसलिए मुझे काफी सारी तैयारी करनी है, तो मैं अभी के लिए कॉल कट करता हूँ। जबकि दूसरी तरफ जीरो चिल्लाते हुए कह रहा था, हे ग्रैंडपा, यहाँ पर साबुन खत्म हो गया है और क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा उसको बता रहे थे, ठीक है शांत हो जा, मैं तुम्हारे लिए नया ले आता हूँ। इसी ग्रैंडपा के बीच बातें चल रही थी जिसमें पता चलता है कि कल एक गाड़ी आकर जीरो को अपने साथ ले जाएगी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में जीरो अपनी पैकिंग शुरू करते हुए कह रहा था, अरे मुझे पैकिंग से बहुत ही ज्यादा नफरत है, पर इतना काफी है, बस कुछ अंडरवेयर और बदलने के लिए कपड़े काफी होंगे। जबकि दूसरी तरफ राघव उसको बता रहा था, क्या तुम्हें पक्का पता है और कौन जाने उन्होंने तुम्हारे लिए क्या प्लान किया हो सकता है कि यह आखिरी बार हो जब तुम इस जगह को देख रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो कहता है कि क्या कोई मेरे बारे में परेशान है। अब ये सुनकर राघव हैरान होने के साथ कहता है कि अरे तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जबकि सामने की तरफ जीरो वहीं पर रुकने के साथ कहता है, वैसे डरने से कोई फायदा होने वाला तो है नहीं, इसलिए हमें जाना होगा। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं जहाँ पर जीरो अपने सामने इचिका को देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही वो कहता है कि बहुत खूब, तुम फिर से आ गई। उसके इस डाउट को क्लियर करते हुए इचिका उसको बताना शुरू करती है, मैं तुमको गार्ड और साथ ले जाने आई हूँ और मुझे यह पक्का करना है कि कोई दोबारा भाग ना पाए। हमारी गाड़ी वहाँ इंतजार कर रही है, तुम मेरे पीछे बैठोगे, अगर कोई सवाल नहीं तो चलो चलते हैं, मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। इस बात पर जीरो कह रहा था, हाँ हाँ हुक्म चलाने वाली, वैसे दादाजी मुझे अब जाना होगा। उसकी इस बात पर दादाजी बताते कि बेहतर होगा कि तुम मेरे पास रहकर मरो नहीं, इसलिए छोटे घटिया बदमाश यहाँ से तुरंत ही दफा हो जाओ। जिस बात का जवाब देते हुए जीरो बताता है कि मेरी चिंता मत करो, बस ये पक्का करो कि मेरे जाने के बाद तुम मर ना जाओ, कमीने बूढ़े आदमी। एपिसोड 3 व्हाट्स माय नेम। इसके बाद यहाँ से निकट होकर गाड़ी के अंदर की तरफ आ गया था जहाँ पर जीरो परेशान होने के साथ कहता है कि हे इन चीजों के बारे में क्या। सामने की तरफ इचिका उससे परेशान होने के साथ कहती है कि सच में मैं आखिरकार इस लड़की के साथ कैसे फंस गई। अब ये सुनकर जीरो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये तो बेतुका है, तुमने मुझे कैदी की तरह बंद कर रखा है। ये बात सुनकर इचिका इरिटेट होने के साथ कहती कि तुम्हें चुप रहना होगा, असल में तुम हमारे कैदी हो। वैसे अब तुम इंसान नहीं रहे, तुम आधे इंसान और आधे मोनोनोके वाले अजीब क्रिएचर बन गए हो। वैसे मोनोनोके ही ब्यूरो का मेन टारगेट होते हैं और तुम भी उन्हीं में से एक हो। मुझे सच में समझ में नहीं आता कि बॉस के ऊपर के सीनियर क्या सोचते हैं, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं अपना काम काफी सीरियसली से करती हूँ। अगर मुझे बॉडीगार्ड की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी, चाहे मुझे किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जाए। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो कहता है कि वाह, तो तुम मुझे अजीब कह रही हो, पता है मैं तो बस अच्छे से इसलिए पेश आ रहा था क्योंकि तुम एक लड़की हो। अब ये सुनकर इचिका का दिमाग खराब हो चुका था, इसी वजह से वो काफी खतरनाक तरीके से उस पर अटैक कर देती है। अब वहाँ के इस शोर को सुनने के बाद वो पर्सन ड्राइवर से कहता है कि वैसे क्या तुमने अभी कुछ सुना। जिस बात का जवाब देते हुए ड्राइवर बताता है कि तुम ये इमेजिन कर रहे हो। फिर हम गाड़ी के अंदर की तरफ आते हैं जहाँ पर इचिका ने अपना अटैक वो साइड में करा था, लेकिन इसी की वजह से जीरो की हवा टाइट हो चुकी थी। जबकि इचिका गुस्से के साथ उसको बताती है कि मेरे पास दो छोटी छोटी बातें जो मुझे बहुत परेशान करती हैं, एक है मोनोनोके और फिर तुम जैसे सेक्सिस्ट लोग। क्या मैं अपनी बात साफ करूं, इसका मतलब है मेरे लिए तुम बस हो ही नहीं, इसी वजह से अपना मुंह बंद करके रखो। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राघव बाहर की तरफ आते के साथ कहने लगा, जरा इसे बंद करोगे, यहाँ कोई मोनोनोके आराम से सो भी नहीं सकता। वैसे तुम्हें हैरानी है कि मुझे बच्चे से नफरत क्यों है। इस बात पर जीरो कह रहा था, राघव मैं सोच रहा था कि तुम इतने चुप क्यों हो, बस थोड़ी और नींद पूरी करनी थी, है ना। जिसका जवाब देते हुए राघव बताता है, मैं बड़े आराम से सो रहा था, पर जब तुम दोनों ने बकबक करना शुरू कर दी। पर इसे छोड़ो, मुझे हैरानी है कि कोई छोटी सी लड़की हमारी हिफाजत करने वाली है। यार लगता है ब्यूरो में स्टाफ की सच में कमी है। जो सुनने के बाद इचिका भड़कने के साथ बोलती कि डर्टी मोनोनोके, तुम्हें तो मुझसे बात भी नहीं करनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ राघव का कहना है, कम से कम वह हिम्मत वाली तो है, वैसे क्या कोई और बात नहीं है जिसके बारे में तुमको चिंता करनी चाहिए। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं जहाँ पर वो पर्सन अपने आसपास का नजारा देखने के साथ कहता है कि ये तो बड़ी अजीब तरह का फोग है। जो सुनकर वो ड्राइवर बताता है कि खैर हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, इसलिए लगता है कि हेडलाइट्स को जला लेना चाहिए। फिर वो अपने सामने उस बड़ी सी क्रिएचर को देखने के बाद कहता है कि अबे यार अब ये क्या बला है, वैसे जो भी हो ये काफी ज्यादा बड़ा
पड़ा है। पर वो ड्राइवर जिस बंदे से कह रहा है उसका तो मोनोनोके ने पहले ही काम तमाम कर दिया है। अब ये देखने के बाद उस बंदे के पहलों तरह जमीन ही खिसक चुकी थी। अब उसका ध्यान भटकने की वजह से वो गाड़ी सीधे जाकर उस बड़े से मोनोनोके से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब इस नजारे को देखने के बाद राघु बोल पड़ा, वाह ये वैन तो कमाल की है। इसके कुछ देर बाद इचिका सामने की तरफ जाते हुए कहती है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं जाकर पता लगाती हूँ और तुम वहीं पर रुके रहना। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरने के बाद अब इस नजारे को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहती है, ये फॉग, इसमें कोई शक नहीं है, हम किसी मिस्टीरियस इलाके में आ गए हैं। इसी के साथ उसकी नजर सामने की तरफ चली जाती है, जहाँ पर वो मोनोनोके उन्हीं दोनों इंसानों को चबा चबा के खा रहा था। और ऊपर की तरफ बैठा हुआ वो बंदा जो कि एक मोनोनोके है उसको देखते हुए कहता है कि अरे यार क्या बकवास है, मुझे तो लगा था कि काफी बढ़िया और रसीला मांस खाने को मिलेगा, लेकिन कितना निराशाजनक है। मैं तो ऐसा काम दोबारा मिलने के लिए कितना क्यूरियस था, फिर मुझे पता चला कि ड्राइवर तो पहले ही निपट चुके हैं। साथ ही मुझे लगा था कि गार्ड खाने में काफी बढ़िया होगा, लेकिन यह तो बस एक कमजोर सी लड़की है, ये ब्यूरो वाली चीज काफी बेकार होती है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद इचिका काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ कहती है कि कमीनो, तुम बस एक जैसे हो, लड़की से नफरत करने वाले घटिया लोग। बस अब बहुत हो गया, तुम तो किसी फरिश्ते का भी सब्र तोड़ दो, और मैं कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं। जो सब बताने के बाद उसके हाथ में लगे ब्रेसलेट का बटन उसने दबा दिया था, जिसकी वजह से उसका आउटफिट एकदम सही बदल जाता है। अब इस नजारे को देखने के बाद वो मोनोनोके अमेज होते हुए कहता है कि वाह मजा आ गया, जबरदस्त लगता है, अब मजा आने वाला है। अरे कब तक उसका हाथ चबाते रहोगे मोटे, तुम्हें अब बैटल मोड दिखाना होगा। जिसके बाद वो मोनोनोके बैटल मोड में आ जाता है, यहाँ तक कि वो बंदा भी अपने मोनोनोके फॉर्म में आ चुका था। साथ ही साथ वो अब उसको बताता भी है, ठीक है अब डेजर्ट का समय आ गया है। जबकि दूसरी तरफ इचिका तुरंत अपनी गन को बाहर की तरफ निकालने के साथ उन पर शूट करना शुरू कर देती है। और इतना फायर करने के बाद भी उस मोटे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अचानक से दूसरा मोनोनोके आते के साथ उस पर अटैक कर देता है। अब ये देखकर इचिका तुरंत उसके अटैक को डॉज करने के बाद अपना डैगर बाहर की तरफ निकालते हुए उस पर अटैक कर देती है, पर वो मोनोनोके ही उस पर भारी पड़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ वो दूसरा मोनोनोके उसको एक घूसा जड़ने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही इचिका अपने डैगर से उस पर अटैक कर देती है। साथ ही साथ वो अपने मन में कह रही थी, अरे यार दो कमीने हैं और दोनों ही अलग अलग तरह के हैं। बड़ा वाला भारी भरकम है, धीरे चलता है, लेकिन पत्थर जैसा सकता है, इसी वजह से मैं पहले उस दुबले पतले वाले से निपटूंगी। जब वो इसी सोच में डूबी हुई थी तभी अचानक से पीछे से पतलू आते के साथ उससे कहता है, अरे वाह तुम तो इसे और भी ज्यादा आसान बना रही हो। जो सब बताने के बाद उसने उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इचिका सीधे जाकर उस गाड़ी से टकरा जाती है। अब अपने सामने इतने बड़े डेंट को देखने के बाद जीरो हैरान होने के साथ कहता है कि अरे अरे अब ये क्या हो रहा है। ये बात सुनकर राघो उसको बताता है कि ये मोनोनोके हैं। अब ये सुनकर जीरो का कहना है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। जो सुनकर राघो उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि भूल गए क्या, अरे तुम्हें याद भी कैसे रहेगा, तुम दोनों तो लव बर्ड्स की तरह फ्लर्टिंग में लगे हुए थे। ये बात सुनकर जीरो पहले से भी ज्यादा भड़कने के साथ उसको बताता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, वैसे भी वो फ्लर्टिंग नहीं थे। जबकि राघो अपनी बातों को क्लियर करते हुए कहता है, मेरे सूंघने की पावर ने मुझे बता दिया है कि हम उस जोन में आ गए हैं, इसी वजह से यह एक एक्सपेक्टेड जोन, फॉग से घिरा यह एरिया एक तरह का टेम्पररी अमेनिटी बन जाता है, एक ऐसा वर्ल्ड जो इस फिजिकल रैम से अलग थलग है, और यह तुम इंसानों के मॉडल वर्ल्ड से अलग एक डायमेंशन है, यह मोनोनोके का रेल्म है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो का कहना है, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए जल्दी करो और इन चीजों को हटाने में मेरी मदद करो। जिस बात का जवाब देते हुए राघो उसको बताता है कि यह ऑर्डिनरी हैंड काफ्स नहीं है, साथ ही साथ इन्हें एक्सपेक्टेड एनर्जी को रोकने के लिए बनाया गया है, और अभी मेरे पास इसे खोलने की पावर भी नहीं है। जो सब जानने के बाद जीरो चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर ठीक है मैं बाहर जाकर उससे ही ये उतरवा दूंगा। जबकि दूसरी तरफ राघो उसको बताना शुरू करता है, मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूंगा, और क्या वे हैंडकाफ साफ साफ नहीं दिख रही थी। साथ ही साथ ब्यूरो और मोनोनोके दोनों ही एक जैसे हैं, वह बस हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी नजर में हम सिर्फ एक चीज हैं, और तो और हमें उनके जैसे लोगों के चक्कर में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्हें आपस में लड़ने दो, उन्हें एक दूसरे को मारने दो, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। जो सुनने के बाद राघो कहता है कि अरे राघो, क्या इसका मेरे लिए कोई मतलब है, मैं फिर से तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। जो सुनकर राघो उसको गाली देने लगा था, जबकि दूसरी तरफ जीरो उसको बताता है कि बात ब्यूरो या मोनोनोके की नहीं है, अभी बस ये बात मायने रखती है कि कोई है जो हमारे लिए लड़ रहा है, और मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, लेकिन एक मर्द होने के नाते मैं बस हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मोटे मोनोनोके ने इचिका पर अटैक कर दिया था, लेकिन इचिका उससे पहले ही उसके अटैक को डॉज कर लेती है, जिसकी वजह से उस मोटे का अटैक सीधे जाकर उस गाड़ी से टकरा गया था। अब अचानक हुए इस हमले की वजह से जीरो को संभलने का मौका भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि वो खुद ब खुद बाहर की तरफ निकल आया था।
अब उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद राघो उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि मर्दों के बारे में इतनी सारी बात है लेकिन तुम मर्द के नाम पर कलंक हो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो पतलू मोनोनोके राघो की तरफ देखते हुए कह रहा था, देखो यहाँ कौन है, ये तो तुम हो और राघो के कंट्रोल में आया वो बदमाश, और हमें तुम्हें जिंदा पकड़ने का ऑर्डर मिला है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसी वजह से फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारे पास 10 सेकंड है, या तो सरेंडर कर दो या फिर मेरा आखिरी खाना बन जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद इचिका हैरान होने के साथ अपने मन में कहने लगी, तो वह राघो के पीछे हैं, लेकिन उन्हें ट्रांसपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। अब उसको यूँ खोया खोया देखकर जीरो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम उसे उतारोगे ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। जिस बात का जवाब देते हुए इचिका उसे मना करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, और उन घिनौने मोनोनोके मेंट्स के साथ वैसे तुम जरूर मजाक कर रहे होंगे। जो सुनकर जीरो उसको गाली देने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो मोनोनोके उस पर अटैक करने के साथ कहता है, तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब तुम्हें खाया जाएगा। अब इस नजारे को देखने के बाद जीरो फिर से उस पर चिल्लाते हुए कह रहा था, अरे ओ बदतमीज, ठीक है बकवास बंद कर और अपनी चिड़ को भूल जा, वरना हम दोनों इस गंदे क्रिएचर के पेट में पहुंच जाएंगे। वैसे तुम मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद इचिका उन पलों को याद करने लगी थी जहाँ पर एक ओल्ड वुमन उसको बता रही होती है, मैंने सुना है कि यह ड्यूटी के दौरान हुआ। सोचिए मोनोनोके की वजह से उसकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो गई और लेडी इचिका भी सिर्फ 5 साल की ही तो थी। पर मैं सोच रही हूँ कि मास्टर अब खानदान की विरासत का क्या करेंगे, कोई लड़की तो अभी उत्तराधिकारी नहीं बन सकती। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद इचिका अपने फादर की ग्रेव को देखने के बाद कहती है, फादर किसी मोहसिन खानदान की विरासत को मैं संभालूंगी, मैं पढ़ाई और ट्रेनिंग भी करूंगी। मैं इचिका वादा करती हूँ कि एक दिन आप दोनों मुझ पर गर्व करोगे, मैं स्किल्ड और ईमानदार वाली डिटेक्टिव बनूंगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जीरो उसे होश में लाते हुए कहता है कि तुमने पहले भी कहा था कि तुम अपनी जॉब को सीरियसली से लेती हो, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करती हो, तो इस मिशन को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़े करो, क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल हो, है ना। अब ये सुनकर इचिका की आंखें खुल चुकी थी, यहाँ तक कि वो अपने डैगर का इस्तेमाल करने के साथ उसके हैंड काफ्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है। साथ ही साथ उस मोटू मोनोनोके ने उन पर अटैक कर दिया था, लेकिन जीरो उसके अटैक को डॉज करने के बाद कहता है, ठीक है राघो, चलो इस काम को जल्दी ही खत्म करते हैं। जो सब बताने के बाद वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस मोटू मोनोनोके पर अटैक कर देता है और एक ही अटैक उसको जान से मारने के लिए काफी था। दूसरी तरफ पतलू मोनोनोके इस नजारे को देखने के बाद हैरान हो भी पाता, उससे पहले ही वहाँ पर इचिका आते के साथ अपने दोनों डैगर का इस्तेमाल करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर राघो उसको बता रहा होता है, तुम्हें सच में नहीं पता कि चीजों को कैसे खत्म किया जाए। जिस बात का जवाब देते हुए जीरो उसको बताता है कि चुप हो जाओ और मेरे पास लैंडिंग को ठीक से करने का समय नहीं था। वैसे धिक्कार है और आज ये कितनी बार हो चुका है। तभी दूसरी तरफ से उसको इचिका की आवाज आ रही थी, मैं तुमको पहले ही बता देती हूँ, तुमको मेरी तरफ से थैंक यू नहीं मिलेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो कहता है कि एहसान फरामोश नखरेबाज, वैसे मेरे सिर पर से हटो। पर राघो उसके सिर पर से हटने को तैयार नहीं था। साथ ही साथ वो उसको बताता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उसे मरने देना चाहिए था, जबकि जीरो उसकी बातों को फुल्ली इग्नोर मारते हुए कहता है कि जैसा मैंने सोचा था तुम्हें मेरी तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो तुमने हमारे प्रोटेक्शन के लिए फाइट करी और हमने तुम्हारी मदद के लिए फाइट करी, इसका मतलब है कि हम दोनों बराबर हैं, तो सब ठीक है। इस बात की वजह से इचिका इम्प्रेस हो चुकी थी, इसी वजह से वो उसको बताती है कि तुम मेरा नाम इस्तेमाल कर सकते हो, मेरा नाम इचिका है। इचिका किसी मोजिन, इसे याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। और अब है और तुम कहना बंद करो। जिस बात पर एग्री करते हुए जीरो गाड़ी की तरफ देखने के साथ उसको बताता है कि तो इचिका क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि हम अब क्या करें। इस पे इचिका उसको बता देती है कि हम चल के जाएंगे। तब यहाँ से निकट होकर एक स्पिरिचुअल प्लेस की तरफ आ गया था, जहाँ पर रयूसु के उन अजीबो गरीब चेहरों के सामने अपनी बातों को पेश करते हुए कहता है, राघो और जीरो अजुमा के बारे में हमारे पास बस इतना ही है। वैसे मेरे पास एक प्रपोजल है, मैं अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहूँगा। मैं रयूसु के शिबा स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के चीफ के तौर पर एक नए स्क्वाड बनाने की इजाजत चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जीरो अजुमा मेरे डिटेक्टिव में से एक हो। जो सब जानने के बाद व्हाइट फेस का कहना है, क्या तुम एक हाफ मोनोनोके लड़के को सीक्रेट एजेंट बनाना चाहते हो। ये सुनकर यूसुके अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, राघो ने अभी तक हमारे लिए कोई सीधी दुश्मनी नहीं दिखाई है और वह जीरो अजुमा के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी दुश्मनी साफ तौर पर राघो के पीछे पड़ी है और उसे कैद में सड़ने के लिए छोड़ने के बजाय मैं कहूँगा कि वह एक बेहतरीन चारा साबित हो सकता है। उसकी इस बात पर ब्राउन फ्रेज बताता है कि लेकिन चारा तभी काम आता है जब उसमें हुक। इस बात पर ब्राउन फ्रेज बताता है कि लेकिन चारा तभी काम आता है जब उसमें हुक लगा हो। फिर यहाँ से कट होकर उन्हीं दोनों की तरफ आ गया था, जहाँ पर जीरो उससे सवाल करता है, तो जब तुम लोग फाइट करते हो तो तुम लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। जिसका जवाब देते हुए इचिका बताती है कि हम असल में रूप नहीं बदलते, हम बस इल्यूजन पैदा
पैदा करके अपना रूप बदलते हैं। साथ ही साथ हम ऐसे ही टाउन में नहीं घूम सकते हैं ना। इस बात से जीरो भी सहमत था। तभी हमें बैकग्राउंड में उसी ब्राउन फेस की आवाज आती है। तो हमारा यंग मोनोनोके कंडियोट निंजा खानदान का है ना? क्या वह काम का साबित होगा? जिस बात का जवाब देते हुए रयुसुके का कहना है, खैर हाल ही में हमारे सभी एजेंट ने जिनके खिलाफ ट्रेनिंग ली है वह सभी आराम पसंद इंसान है, इसलिए मैं कहता हूँ कि उससे फायदा होगा। साथ ही साथ मुझे पूरा भरोसा है कि बैटल में उसकी स्किल और भी ज्यादा निखर जाएगी और हमारे नए बने वेपन्स की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मेरा प्लान एक छोटी एक्सपेरिमेंटल यूनिट बनाने का है। इसमें 5 लोग होंगे जिसमें मैं भी शामिल हूँ और इसमें ओसामी मेरी असिस्टेंट होगी और एक नया मेंबर भी होगा। साथ ही हम मोनोनोके के खिलाफ एक सीक्रेट मोबाइल स्ट्राइक फोर्स होगी जिसका कोड नेम ब्लैक टॉर्च होगा। तो आपको इसमें इंटरेस्ट है? इसके बाद यहाँ सिर कट होकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर हम जीरो को एक अलग ही आउटफिट में देख पाते हैं। साथ ही साथ वो ब्रूस करते हुए अपने मन में कह रहा था, सिर्फ एक हफ्ते में मैं एक बहुत अजीब ब्लैक कैट से मिला जो असल में एक मोनोनोके है। फिर एक बहुत बड़े मोस्ट मोनोनोके ने मुझे लगभग मार ही डाला था, लेकिन वह ब्लैक कैट मेरी बॉडी में समाकर मेरी जान बचा लेती है। फिर अचानक कहीं से गवर्नमेंट सीक्रेट एजेंट आ धमकते हैं, जिसके बाद ग्रैंड पर मेरी जबरदस्त बहस हुई और फिर मुझ पर एक और मोनोनोके ने अटैक कर दिया और अब मैं यहाँ पर हूँ। अगर कोई अजनबी मुझसे कभी पूछे कि मेरा हफ्ता कैसा रहा तो सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँगा। उसी वक्त वहाँ पर रयुसुके सी बातें के साथ उससे कहता है कि क्या नई जिंदगी की आदत पड़ गई? जिस बात का जवाब देते हुए जीरो का कहना है, आपको सुबह सुबह मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। ये बात सुनकर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये बात उस लड़के ने कही जो हमारे हॉस्पिटल से भाग गया था। ये बात सुनकर जीरो कहता है कि कैसे नई लाइफ? मुझे तो लगता है कि मैंने दुनिया भर के सारे मेडिकल टेस्ट करवा लिए हैं और मुझे अपने लिए 1 मिनट भी नहीं मिला। जिस बात का जवाब देते हुए रयुसुके उसको बताता है कि ठीक है, मैं समझ गया। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यह पक्का करना था कि कोई खतरा ना हो ब्यूरो के लिए और तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ जीरो उसे सवाल करता है, खैर मुझे अभी भी यह बात समझ में नहीं आ रही कि क्या सच में यही तुम्हारा हेडक्वार्टर है? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रयुसुके कहता है कि क्या ये जगह अफसोस की बात है, यह स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन का हेडक्वार्टर है। हर डिवीजन का अपना ऑपरेशन बेस होता है। देखने में यह तो किसी भी दूसरे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं और यहाँ ऑफिस की इमारतें, फैक्ट्रियाँ और अस्पताल हैं, यहाँ तक कि लाइब्रेरी और श्राइन भी है। साथ ही हमारे पास जो भी कुछ है वह सब उनसे काफी ज्यादा खूबसूरत है और सबसे नीचे रहना आसान नहीं होता। ये बात सुनकर जीरो कहता है कि तो तुम लोगों ने इससे बेहतर भी दिन देखे हैं। उसकी इस बात पर रयुसुके बताता है, तुम लोग नहीं, इस समय क्या यह हम नहीं हो सकता? जीरो अजुमा, अब तुम हम में से ही एक हो। जो सुनकर जीरो कहता है, और वो हमें वो बैक या ऐसा ही कुछ नाम वाली टीम कहते हैं। इस पर रयुसुके उसको बता देता है कि यह ब्लैक टॉर्च है, काफी कूल है ना? ये बात सुनकर जीरो कहता है कि टॉर्च या जो भी हो, मैं यहाँ अपनी जान बचाने आया हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे अंडर काम करने के लिए हाँ कहा हो और हमारा मकसद है कि हम सब आजाद रहे। हम किसी से भी फाइट करेंगे चाहे वो मोनोनोके ही क्यों ना हो, बस इतनी सी बात है। जो सब सुनने के बाद रयुसुके अपने मन में कहने लगा, मुझे लगता है कि उसे ये सब समझने में थोड़ा समय लगेगा और उस पर ऑर्डिनरी लॉजिक काम नहीं करेंगे, शायद धीरे धीरे ही होगा। उसी वक्त वहाँ पर उसके असिस्टेंट आते के साथ कह रहे थे, पुराना वेयर हाउस जरा भी नहीं बदला है। अरे गुड मॉर्निंग चीफ, वैसे क्या ये वही जीरो अजुमा है जिसके बारे में मैंने इतनी बातें सुनी है? तभी रयुसुके उसका इंट्रोडक्शन देते हुए जीरो को बताते हैं, वह मेरे कुछ चुनिंदा सबऑर्डिनेट्स में से एक है। मिलिए स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन 2 की असिस्टेंट चीफ हाना ओसामी से। वह एक मिशन में काफी ज्यादा बिजी रही है। जिसके बाद उस कार में से एक और पर्सन बाहर की तरफ आते हुए कहता है, अरे हम पहुंच भी गए, कितने अफसोस की बात है। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और अच्छा समय बिताना चाहता था मिस ओसामी। वैसे मुझे आपका सामान उठाने में मदद करने दीजिए क्योंकि आप इतनी दूर तक गाड़ी चलाकर मुझे यहाँ तक लाई, यह आपकी मेहरबानी है। और वैसे भी आप जैसी यंग लड़की को भारी भरकम काम करते हुए मैं नहीं देख सकता। ये बात सुनकर ओसामी कहती है कि अरे रहने भी दो और तुम मक्खन लगा रहे हो। अब इस नजारे को देखने के बाद रयुसुके कहने लगा, खैर इससे हम सब पर भी असर पड़ता है। और ये तुम्हारा नया दोस्त है तो डिवीजन 2 में एक नया मेंबर शामिल हो रहा है जो अभी से काम शुरू करेगा और इसका नाम है राइजी किरिहारा। वह भी तुम सब की तरह 17 साल का है और इचिका की तरह वह भी एक फेमस डिटेक्टिव फैमिली किरिहारा क्लैन से आता है। मुझे यकीन है कि तुम सब एक दूसरे को जानकर खुश हो गए। जो सुनकर इचिका बोल पड़ी, मैं ऑर्डर को फॉलो करूंगी लेकिन मैं तुमको बता रही हूँ कि मैं और ज्यादा ट्रबल मेकर को नहीं संभाल सकती। जो सुनकर जीरो उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, जबकि दूसरी तरफ राइजी किरिहारा का कहना है, और मुझे लगता है कि आप इचिका किसी मोजिन है। आपकी चर्चा तो पहले से ही है। मैंने एक ऐसी यंग और एम्बिशियस लड़की के बारे में सुना था जिसमें लेगेसी को तोड़ने और अपनी फैमिली की नई हेड बनने की हिम्मत थी और इसने मुझे क्यूरियस कर दिया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी खूबसूरत
जरूरत होगी। अब ये सुनकर इचिका शर्म से पानी पानी होते हुए कह रहे थे, खैर हम तो अभी अभी मिले हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। दूसरी तरफ जीरो अपना मुंह फेरते हुए कहा, तुम्हें मीठी मीठी बातें करके बहलाने की कोशिश कर रहा है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर आइजी किरियारा उसी की तरफ देखते हुए कह रहा था, और वो जरूर वही है, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है, अब समझ आया, असल में तुम तो और भी ज्यादा बुरे हो। सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसे बेवकूफ ने मेरी यूनिट में घुसपैठ कर ले। क्यों ना तुम यहाँ से चले जाओ और अपने हॉस्पिटल सेल में वापस लौट जाओ जहाँ तुम सिक्योर रह सको। जो सुनकर जीरो उसके करीब जाते हुए कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते तुम्हारा मन क्या है प्ले बॉय। उसकी इस बात पर किरियारा बताता कि माफ करना पर ईमानदारी ही सबसे अच्छी मेडिसिन होती है ना। दूसरी तरफ जीरो का कहना है, तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे लड़ना चाहती हो, चार आंखों वाले गधे। उसकी इस बात पर किरियारा का कहना है, अगर मैं होता भी तो क्या, हाफ मोस्टर बेवकूफ। अब वहाँ का माहौल धीरे धीरे बिगड़ता देखकर इचिका बोल पड़ी, अरे अरे तुम लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हो। दूसरी तरफ सामी उससे कहती है कि यह तो बुरा है बॉस, हमें उन्हें रोकना होगा। अब ये सुनकर उसका बॉस कहता कि वाह क्या टाइमिंग है, अरे चार आंख और हाफ मोस्टर जैसे बेवकूफ, चलो अब लड़ो अभी और कोई कसर मत छोड़ना। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए एकदम तैयार खड़े थे, जबकि सामने की तरफ रायुसुके कह रहा था, इसका मकसद स्क्वाड को सक्सेसफुली बनाना भी है। जब मैंने नए स्क्वाड के लिए अपना आइडिया रखा तो सीनियर के कुछ शर्तें भी थी, उनमें से एक शर्त यह साबित करना था कि जीरो अजुमा ब्यूरो के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और ब्यूरो को पता है कि रागो की पहले से हिडन पावर्स में किस तरह की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अगर जीरो रागो के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता तो ये सब बेकार है। जो सब जानने के बाद इचिका कहती है कि तो आप उनकी एजेंट एबिलिटीज का टेस्ट कर रहे हो, साथ ही साथ उसामी का भी कहना है मुझे 1 महीने तक टेस्ट करना पड़ेगा, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। जबकि दूसरी तरफ रायुसुके अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, हर सिचुएशन अलग होती है और ये पता लगाना कि बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है तो यह अच्छी शुरुआत होगी। दूसरी तरफ उसामी कैमरा एंगल ठीक करते हुए कहती है, ठीक है कैमरे के लिए मुस्कुराओ गाइस। तो भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। उसी वक्त वहाँ पर रागू आते के साथ उससे कहता है कि अरे यार आखिरकार मैं आराम से सो पाया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो उसको बताता है कि तो तुम आखिरकार उठ गए है ना स्टॉपिड ब्यूटी। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रागू का कहना है, तुम्हें पता है कि वह बच्चा तुम्हें काफी देर से घूर रहा है। इस पे जीरो बताने लगा था, हाँ मैंने उस चार आंख वाले कैसा नोवा जैसे बदतमीज पर ध्यान दिया। वैसे अरे शिबा उसके पास स्वॉर्ड क्यों है? जिस बात का जवाब देते हुए रायुसुके शिबा उसको बताते हैं कि हाँ तुमने ठीक कहा, मैं तो भूल ही गया था, वह स्वॉर्डमैनशिप की एक ओल्ड फैमिली स्पाई किरियारा फैमिली से आता है। जब बीरो ओनिवाबान का हिस्सा था तो वह शोगुन की फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप की आर्ट्स को सीखते थे, साथ ही याग्यू शिंकांगे यूर और वन ब्लेड ओनोहा जैसी दूसरी आर्ट्स भी सीखते थे। वैसे अगर तुमको यह गलत लगता है तो यह तुम्हारा अपना डिसीजन हो सकता है, लेकिन फिर भी जीरो के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। जबकि दूसरी तरफ किरियारा का कहना है, हिचकिचाओ मत, भले ही तुम्हारे पास स्वॉर्ड ना हो लेकिन तुम्हारे पास अपना एक वेपन तो है ही, और तुम्हें पता है ना वो चीज जो तुमने हाल ही में हासिल की है, तुम्हारा वो खास सीक्रेट वेपन, उसका इस्तेमाल करो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो थोड़ा इरिटेट होने के साथ कहता है कि क्या बेवकूफ हो, ये छोटा सा क्रिएचर कोई वेपन नहीं है, और वैसे भी ये मामला तुम्हारे और मेरे बीच का है और तुमने पूछा था और मैं इसे पूरा करूंगा, इसी वजह से इसमें कोई दखल नहीं देगा। एपिसोड 4 2 इज नॉट इनफ। दूसरी तरफ जीरो रागो को समझाता है कि रागो तुम्हें इसमें नहीं पढ़ना है, समझे? जिस बात पर एग्री करते हुए रागो उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। पर इस नजारे को देखने के बाद किरियारा अपने स्वॉर्ड को नीचे की तरफ गिराते हुए पीछे मुड़ने के साथ कहता है कि यह तो बेतुका है। उसकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद जीरो उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? उसकी इस बात पर किरियारा बताता है कि यह एक नुकसान है, मुझे इस फाइट में पूरी तरह से बोर होने से बचना है, समझे? वैसे समय पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है और मुझे तुम्हारा सामना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, फिर भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो का दिमाग खराब हो चुका था, इसी वजह से वो खुद को तैयार करते हुए कहता है, अगर मुझे पता ना होता तो मैं कहता कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो और मुझे इसमें मजा आएगा। वो घमंडी मुस्कान और वह बेवकूफी भरे चश्मे, मैं तुम्हारी उस मुक्का मारने लायक चेहरे से वो दोनों चीज हटा दूंगा। फिर वो आगे की तरफ जाते हुए एक ऊंची छलांग लगा देता है। अब इस नजारे को रिकॉर्ड कर रही उसामी हैरान होने के साथ कहती है, क्या जबरदस्त आइडिया है, और वह हवा में ही उस पर अटैक कर रहा है ताकि कदमों की आहट से उसके डिस्टेंस का पता न चल सके। उसकी इस बात पर रायुसुके शिबा उसको बता रहे थे, नहीं मुझे लगता है कि तुम उसे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रही हो। स्वॉर्डमैनशिप के लिए अपोनेंट के बीच की डिस्टेंस सबसे अहम नहीं होती। सेकंड ग्रेड के ब्लेड स्मिथ नजर और आवाज का सहारा लेते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन लोग एक तरह के सिक्स सेंस का इस्तेमाल करते हैं। फाइट की तरफ
तरफ जीरो उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही क्रियाहारा अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए सीधे उस पर अटैक कर चुका। इस अटैक की वजह से जीरो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, पर इस नजारे को देख रहे रयुसुके सीबा अपने मन में कहने लगे, राइजी क्रियाहारा की अवेयरनेस 360 डिग्री की है, उसका कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, साथ ही साथ उसका ब्लेड वर्क एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल की तरह है। वहीं पर बैठी चिका का कहना है तो वह झूठ नहीं बोल रहा था, मैं तो इससे इम्प्रेस हो गई। जबकि दूसरी तरफ उसामी सहानुभूति दिखाते हुए कहती है कि बेचारा जीरो, मुझे उम्मीद है ठीक होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर राइजी क्रियाहारा शिबा से कह रहा था शायद हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, अगर और ऐसा हुआ तो जल्द ही उसकी जान चली जाएगी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद शिबा उस तरफ इशारा करने लगता है, जो देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। जहाँ पर जीरो खुद को संभालते हुए कहने लगा, बस थोड़ी सी खरोच है, वैसे क्या बात है, मैं तो बस वार्म अप कर रहा हूँ। अब उसको सही सलामत देखने के बाद राइजी क्रियाहारा का कहना है, तुम्हें जबरदस्त रेजिलेंस है और एक मोनोनोके से मुझे यही उम्मीद थी। जिस बात का जवाब देते हुए जीरो उसको बताता है कि मेरे ग्रैंडपा मुझे बचपन से ही सही गलत सिखाते आ रहे हैं और तुम्हारी नकली स्वॉर्डमैनशिप तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर राइजी क्रियाहारा का दिमाग खराब हो चुका था, इसी वजह से वो गुस्सा होते हुए कहता है कि क्रियाहारा स्वॉर्ड फाइटिंग का स्टाइल कोई इमेजिनरी प्रैक्टिस नहीं है, यह एनिमे को खत्म करने की प्योर आर्ट है। साथ ही साथ यह सदियों के त्याग और प्रतिभा का चरम रूप है, जिसे केवल खून खराबे के बीच ही निखारा और तराशा गया है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे खेल कहने की, इसी वजह से इसकी सजा है मौत। जो सुनकर जीरो भी खुद को तैयार करते हुए कहने लगा, चलो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। जबकि दूसरी तरफ रयुसुके सीबा का कहना है, उसामी यह पक्का कर लो कि तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि अब सबसे मजेदार सीन आने वाला है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जीरो उस पर अटैक करने के लिए जाने लगा। अब इस नजारे को देख रही चिका परेशान होने के साथ कहती है कि अब उस पागल को देखो, क्या तुम खुद ही मुसीबत मोल रहे हो। फाइट की तरफ राइजी ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो अपने स्वॉर्ड को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में बट चुकी थी। अब उसकी स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में कैसे बटी, इसी बारे में वो बार बार सोचे जा रहा था, पर उसके ज्यादा सोचने की वजह से जीरो इसी का मौका पाकर उस पर अटैक कर देता है। और उसके एक ही अटैक की वजह से उस बंदे की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। पर इस नजारे को रिकॉर्ड कर रही उसामी भी हैरान होते हुए वहाँ से खड़ी हो जाती है। नीचे की तरफ पड़ा हुआ राइजी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। साथ ही साथ वो हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था, तो उसने मेरी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस का अंदाजा लगा लिया। ठीक उसी पल जब मैंने अपनी स्वॉर्ड घुमाई, फिर भी उसने लकड़ी की स्वॉर्ड इतनी आसानी से कैसे तोड़ दी। क्या उसने मेरे पंच और मेरे अटैक के टकराने की टाइमिंग एकदम सही रखी थी? नहीं, अगर उसने ऐसा किया भी हो तो वह काउंटर नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मेरे स्विंग के जवाब में ऐसा करना इम्पॉसिबल था, तो इसका मतलब है कि उसने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। बस एक ही बार काफी था और उसने मेरे हर मूव को पहले ही समझ लिया था। जबकि दूसरी तरफ जीरो उसको एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि ठीक है, हम दोनों को एक एक हिट मिल गया और अब तुम्हारे पास वो स्वॉर्ड भी नहीं है, तो अब तुम क्या करोगे हैंडसम बॉय? अगर तुम हार मान लोगे तो मैं तुम्हारे लिए जूस बॉक्स भी दे दूंगा। पर उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राइजी इरिटेट होने के साथ कहता है, तुम सच में पागल हो, तुम हमेशा ऐसा ही बर्ताव करते रहते हो जैसे कि मिडिल स्कूल में हो और तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूं, लेकिन यह तो बस बिगिनिंग है। जो सुनकर जीरो काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता है कि अब ये ज्यादा सही है, ठीक है तो आ जाओ। जिसके बाद उन दोनों के दरमियान कॉम्बैट फाइट शुरू हो चुके थे। इस फाइट को देख रही इचिका बोल पड़ी है, चीफ क्या इससे सच में सीनियर्स मान जाएंगे? जिस बात का जवाब देते हुए रयुसुके सीबा बताता है कि मुझे लगता है कि इससे उनकी टफनेस और टेनासिटी का पता चलता है, लेकिन उन दोनों का पता नहीं। पर इसमें उसामी को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। साथ ही वो कहती है, बस 2 यंग लड़के जो अपने मुक्के से बात कर रहे हैं, क्या इससे ज्यादा सेक्सी कुछ हो सकता है? फाइट की तरफ उन दोनों ने ही एक दूसरे को जोर का पंच मार दिया था और इसी के साथ ये फाइट यहीं पर खत्म होती है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर राइजी क्रियाहारा को होश आ गया था। अब ये देखकर जीरो उससे कहता है कि कैसे हो चश्मे वाले? अब ये मत पूछना कि सारे के सारे लोग कहाँ पर चले गए, क्योंकि मैं भी अभी उठा हूँ और उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। जो सब जानने के बाद राइजी कह रहा था, अच्छा तो मैच ड्रॉ रहा, लेकिन फिर भी तुम पहले आए थे। जब वो ऐसा कह रहा था तभी जीरो उसको एक सोडा का कैन थमा देता है। जो देखकर राइजी उसको समझाने लगता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक से काम कर रहा है? मेरा मतलब है तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो? ये बात सुनकर जीरो कहता है कि तुम सच में बहुत बदतमीज हो, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था। अगर तुमने सच में कोशिश की होती तो उस पहले अटैक में ही मैं मारा जा सकता था और मेरी ट्रिक तुम्हारे सेकंड अटैक के खिलाफ इसलिए काम कर गई क्योंकि तुम्हारे पास लकड़ी की तलवार थी। तो मुझे लगता है कि यह जीत तुम्हारी हुई, इसलिए कांग्रेचुलेशन बिग शॉट। अब उसकी मीठी मीठी बातों में राइजी भी आ गया था। साथ ही वो उसको बताता है कि सच में तुम्हारा दिमाग बिल्कुल मिडिल स्कूलर के बच्चे जैसा है। पर जब उसने उस कैन को खोला तो अंदर का सारा माल उसके चेहरे पर आ गया था। अब ये देखकर वो जोर जोर से हंसने के साथ कह रहा
था। मजा चका दिया ना पागल, जब तू बेसुध पड़ा था तब मैंने उस कैन को जोर जोर से हिलाया था। अब क्या हुआ, खुद को बहुत स्मार्ट समझने का यही नतीजा होता है। अब उसकी गुस्सा दिलाने वाली बातों को सुनने के बाद राइजी ने वो कैन सीधे उसके मुंह पे दे मारा था, जो देखकर वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो सरासर एक मजाक था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उसामी काफी ज्यादा परेशान होने के साथ 256 GB का मेमोरी कार्ड को देखते हुए कह रही थी, क्या तुमको सच में लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? जिस बात का जवाब देते हुए शिबा उसको बताते हैं कि मुझे लगता है कि एक एमेच्योर के तौर पर तुमने काफी अच्छा काम किया है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, इसका मकसद कभी भी किसी को किसी बात के लिए मनाना नहीं था, क्योंकि रियल टेस्ट तो कल मैदान में होगा, जब हमें पता चलेगा कि वे असल में मिलकर काम करने के लिए कितने कैपेबल हैं। अब ये सुनकर उसामी अमेज होते हुए कह रही थी, फील्ड पर क्या आप उन्हें असली मिशन सौंप रहे हैं? पर उन दोनों के लिए ये तो काफी ज्यादा जल्दी होगा, लेकिन अभी तक हमें सीनियर्स ने कोई नया मिशन नहीं दिया है। जो सुनकर आयुषी के शिबा का कहना है, फिर हम अपने लिए एक तरीका ढूंढते हैं और मुझे अभी एक तरीका सूझ रहा है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद हमारे असली दुश्मन की पहचान सामने आ जाए। साथ ही यह एक जरूरी मिशन है और इसे सिर्फ हम ही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से निकट होकर एक जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर यूसुके शिबा उन तीनों से कह रहे थे, अरे यार क्या तुम लोग तैयार हो गए? जो सुनकर वो तीनों के तीनों सामने की तरफ आ गए थे, जहाँ पर वो दोनों दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहे होते हैं, बस इचिका को छोड़कर, क्योंकि वो हमें पहले जैसे ही दिख रही है। अब उन दोनों के नए आउटफिट को देखने के बाद यूसुके शिबा कहते हैं कि मुझे लगता है कि सही कपड़े सच में काफी फर्क डालते हैं। खैर, जब मैंने उनकी यूनिफॉर्म बनाई थी तभी मैंने तुम्हारी यूनिफॉर्म को भी ठीक करवा लिया था, और हमें यह पक्का करना होगा कि तुम्हारी यूनिफॉर्म ठीक से काम कर रही है। बस एहतियात के तौर पर अपनी बाइक कलाई पर लगी उस बटन को दबा के रखो। जो सुनकर वो लोग ऐसा ही करते हैं और इसकी वजह से उनका आउटफिट पहले जैसा हो चुका था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ यूसुके शिबा अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहे थे, यह क्वांटम कैमोफ्लेज मोड है, ये तुमको आम लोगों जैसे कपड़ों में छिपा देता है, और अब उसी बटन को 2 बार दबा कर देखो। अब 2 बार बटन दबाने की वजह से वो तीनों के तीनों इनविजिबल हो चुके थे। जो सब देखने के बाद यूसुके शिबा बताते हैं कि यह सटेल्थ मोड है, इससे तुम एक दूसरे को हल्के ट्रांसपेरेंट रूप में देख सकते हो, लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए तुम पूरी तरह से इनविजिबल हो गए हो। लेकिन इसका नुकसान यह है कि क्वांटम कैमोफ्लेज मोड तुम्हारे स्पाई इक्विपमेंट की एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। इस बात पर राइजी कह रहा था, इसलिए हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वह सिचुएशन के अनुसार बदलती रहती है। जिस बात पर एग्री करते हुए शिबा बताते हैं कि बिल्कुल सही, पर इसमें थोड़ा और भी है, लेकिन धीरे धीरे तुमको उसकी आदत हो जाएगी। तो चलिए मैदान में चलते हैं, जब हम बाहर होंगे तो सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा उसामी। वैसे क्या तुम सब तैयार हो? ब्लैक टॉर्च के पहले मिशन में तुम्हारा स्वागत है। सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहो और सबसे अच्छे की उम्मीद करो। इसके बाद यहाँ से निकट होकर एक श्राइन की तरफ आ गया था, जहाँ पर जीरो उसके एंट्रेंस गेट को घूर घूर कर देखे जा रहा था। जो सब देखने के बाद शिबा उसको बताने लगते हैं कि जीरो ध्यान रखो, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो सारे के सारे श्राइन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो चुके थे। उसी बीच जीरो उनसे सवाल करने लगा था, अरे ये हमारे मिशन का हिस्सा कैसे है? जिस बात का जवाब देते हुए यूसुके शिबा उसको बताने लगते हैं, सबसे पहले सभी बुरी आत्माओं को बाहर निकालना होगा। अब ये सुनकर इचिका इरिटेट होने के साथ कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो, और हम इतनी दूर सिर्फ इसलिए आए हैं। जिस बात का जवाब देते हुए राइजी उसको बताता है कि खैर हो सकता है कि यह वह जगह का बस एक हिस्सा हो। अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो यह श्राइन ब्यूरो की कई फैसिलिटीज में से एक है। जो सुनने के बाद शिबा उसकी तारीफें करते हुए कहता है, वो चश्मा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। बहुत बढ़िया, तो चलिए अब श्राइन ऑफिस चलते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर जीरो चलते चलते अचानक से रुक जाता है, क्योंकि सामने की तरफ एक बंदा दरिंदों की तरह चॉकलेट खा रहा था। सामने की तरफ एक पर्सन शिबा से कह रहा था, शिबा यह तो बहुत बड़ी परेशानी है, पर तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे पास ज्यादा चॉइस नहीं थी? जबकि दूसरी तरफ जीरो सीधे इचिका के पास जाते हुए उससे पूछने लगता है, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? इस बात पर एग्री करते हुए इचिका उसको बताने लगती है, वह इस श्राइन में तैनात एक एजेंट है। यहाँ तक कि राइजी भी इस नजारे को देखते हुए कह रहा था, देखने से ऐसा लगता है कि वे ऑपरेशन को लेने में फेल हो गए हैं। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो पर्सन एक गेट को खोलते हुए कह रहा था, नहीं यह ठीक नहीं है, मैंने तुमको फोन पर बताया था SOD1 वाले आज आ रहे हैं और इस कोड की डबल बूटिंग का मतलब होगा। पर उससे पहले ही शिबा उसको समझाने लगते हैं, चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। लेकिन जीरो को SOD1 का मतलब नहीं पता था, इसी वजह से इचिका उसको बताने लगती है, यह स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन 1 का छोटा रूप है। ब्यूरो ऑफ एस्पिनेज के हेड डायरेक्टर होते हैं, जो सभी चीफ और उनके अलग अलग डिवीजन के इंचार्ज होते हैं। लेकिन डिवीजन 1 सबसे बेहतरीन है और उनके पास सबसे ज्यादा एजेंट और सबसे ज्यादा पावर है। जो सब जानने के बाद जीरो कहने लगा, तो अब मैं समझा
या कुछ कुछ टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डिवीजन जैसा। साथ ही साथ राइजी किरिहारा भी उसको बता रहा था, दूसरे शब्दों में वे हमारे डिवीजन 2 के बिल्कुल ही उल्टे हैं। जबकि दूसरी तरफ वो पर्सन उस गेट को खोलने के साथ उनको बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर हम अंदर की तरफ आते हैं जहाँ पर राइजी कह रहा था तो इस विजिट का असली मकसद क्या है। जो सब सुनने के बाद जीरो एक चीज को देखते हुए कह रहा था, क्या ये कोई ट्रेजर का नक्शा है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ शिबा एक नया रास्ता ओपन करने के साथ उसको बताता है कि नहीं, हमारे दिलचस्पी तो नीचे की चीजों में है। नीचे की तरफ जाते हुए राइजी किरिहारा फिर से कह रहा था, एक ट्रिपल डोर और एक छिपी हुई सीढ़ी, इससे ऐसा लगता है कि यह तो एक सीक्रेट निंजा फोर्ट्रेस है। यहाँ तक कि रयुषु के शिबा भी नीचे जाते हुए कहता है कि संभल कर चलना क्योंकि हम बस पहुँचने वाले हैं। वैसे सब ठीक तो है राघो। उसी वक्त राघो बाहर की तरफ आते हुए कहने लगा, तो मुझे समझता क्या है, पर लड़के जरा संभल कर रहना। अब उसको तड़कता भड़कता देखने के बाद शिबा उसको बताता है कि आराम से, मैं तुम्हें भड़काना नहीं चाहता। और ठीक सामने वह जगह है जिसे 7 सीलिंग सैंक्टम कहा जाता है। अभी जो कुछ भी हम झेल रहे हैं उसकी जड़ें उसी जगह से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ राघो को वहीं पर कैद किया गया था। यह पूरी तरह से डेथ ऑब्सीडियन से बना है। यह एक तरह का रेयर स्टोन है जो स्पेक्ट्रल एनर्जी को सप्रेस कर देता है। पर डेथ ऑब्सीडियन से बने और भी सीलिंग सैंक्टम है, लेकिन उनमें से कोई भी इतना बड़ा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इचिका और मैं पोटेंशियल विटनेसेस की पूछताछ करेंगे। इसके लिए इचिका भी तैयार हो चुकी थी, जबकि रयुसुके शिबा अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, राइजी तुम और जीरो नीचे रुको और देखो कि राघो से उस दिन के बारे में क्या पता चलता है। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राइजी कहता है कि इसके लिए मुझे माफ कर देना, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं इचिका के साथ काम करना ज्यादा पसंद करूंगा। वैसे चीफ प्लीज मेरी जगह पर आ जाओ। पर वो दोनों उसको फुल्ली इग्नोर मारते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद वो बंदा अपने मन में कह रहा था, अरे वाह, उसने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, तो मैं और जीरो अब एक साथ हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर इचिका उससे सवाल करते हुए कह रही थी, आपको क्या लगता है कि सब ठीक रहेगा उन दोनों को एक साथ छोड़कर। ये बात सुनकर चीफ कहते हैं कि मुझे लगता है कि आखिर में हमारे बिना चीजें ज्यादा आसानी से होंगी। यही वह समय है जब लोगों को खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए। अगले सीन में जीरो अमेज होते हुए कह रहा, तो आखिर तुम्हें इस चीज में कैद कर दिया गया था। इस पर आगो उसको बताता है कि पता नहीं। अब ये सुनकर जीरो हैरान होने के साथ कहने लगा, इससे बचने की कोशिश मत करो। वैसे क्या कोई बात है जिसके बारे में तुम बात नहीं कर सकते। उसकी इस बात पर आगो बताता कि मुझे याद नहीं और मुझे यह भी नहीं पता कि सील किए जाने से पहले मैं कहाँ था और क्या कर रहा था। ये बात सुनकर जीरो कहता कि ठीक है, मजाक अब बहुत हुआ, अगर तुम झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा मत करो। अब ये सुनकर आगो उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ और अब मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद राइजी कहता है कि याददाश्त खो जाना कोई बहुत अजीब बात नहीं है। मैंने ऐसा पहले भी देखा है। लंबे समय से कैद में रहे मोनोनोके जब वापस आते हैं तो वे अपनी पुरानी पहचान खो चुके होते हैं और वे अपनी पिछली पर्सनालिटी की एक शैडो बनकर रह जाते हैं। पर ये बात उसको अच्छे से समझ में नहीं आई थी, इसी वजह से वो उसको बताने लगता है, मैं डिटेल बाद में बताऊंगा, अभी के लिए मतलब जब एक मोनोनोके को सील कर दिया जाता है कब्जे के काम के लिए उसकी पूरी और टोटल एनर्जी चाहिए होती है। और इस हद तक कि एक मोनोनोके खुद से मैजिक को खत्म करने के काबिल नहीं होता। आम हालात में मोनोनोके लिविंग बीइंग की बॉडी पर कब्जा करके उनमें रहते हैं, लेकिन उनके सील करने पर वह किसी बेजान चीज में कैद हो जाते हैं। साथ ही साथ मोनोनोके के लिए ऐसी चीजों में कैद होना हमेशा के लिए जेल में रहने जैसा है। और अगर वह बेजान चीज डेथ ऑब्सीडियन हो तो वह किसी जीते जागते नर्क से कम नहीं है और वह हिलडुल भी नहीं पाते और पूरी तरह से अंधेरे में रहते हैं, जबकि उनकी स्पेक्ट्रल एनर्जी कम होती जाती है और ये सिलसिला सदियों तक चलता रहता है। यहाँ तक कि एक मोनोनोके भी इसके बिना किसी नुकसान से नहीं बच सकता। इसी वजह से यह कहना मुश्किल है कि राघो कितने समय तक कैद रहा, पर मेरा मानना है कि सिर्फ याददाश्त खोने के मामले में वह शायद किस्मत वाला रहा, लेकिन बहुत पुरानी बातों पर ध्यान देने से अब हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें बताओ राघो, जिस दिन तुम आजाद हुए उस दिन क्या हुआ था और तुम्हारे साथ कौन था। इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर रयुसुके शिबा टीवी स्क्रीन को देखते हुए कह रहा था, साइड पर मौजूद सभी सिक्योरिटी कैमरे इफेक्ट हो गए हैं जिसकी वजह से कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो पर्सन बताता है कि इन 10 मिनटों को छोड़कर सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल है और इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम में कोई खराबी नहीं देखते। ये बात सुनकर शिबा उस बंदे से सवाल करने लगता है, यह जरूर कोई स्पेक्ट्रल बैरियर रहा होगा, इसी वजह से मुझे बताओ कि उस समय ड्यूटी पर कौन था। ये बात सुनकर वो बंदा बताता है कि 2 लोग नाइट शिफ्ट पर थे। जब तक उन्हें कोई हलचल सुनाई दी और वे भाग कर नीचे पहुँचे तब तक वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद यहाँ से इनका टोकर बाहर की तरफ आ गया था जहाँ पर रयुसुके शिबा
चिका परेशान होने के साथ अपने मन में कह रहा था, हो सकता है कि हमें कोई नया सुराग ना मिला हो, लेकिन इस क्राइम सीन से मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ राघो अपनी कहानी बताते हुए कह रहा था, सबसे पहले स्टोन की ठंडक फील हुई, फिर रुकी हुई सीलन भरी हवा, आखिर में मैंने रोशनी और कई अजीब सुपर नेचुरल ओरा दिखाई दिए। फिर मैंने अपनी आंखें कैसे न कैसे करके खोली तो देखा उस घने अंधेरे में मेरे चारों ओर मोनोनोके थे और एक अजीब सी रोशनी देने वाली स्लेट थी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राइजी कहता है कि तुम कहना चाहती हो कि वह टैबलेट के जरिए कह रहा था। जिसके बाद वो टैबलेट राघो के करीब आते हुए कह रहे थे, काफी समय हो गया राघो। जबकि राघो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, वह मेरे लिए बिल्कुल ही अजनबी था। पर वो बंदा अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, तुम्हारे जाने के बाद समय बदल गया है। हम मोनोनोके ने स्ट्रगल करके खुद को जिंदा रखा है, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन है। राघो, ओ विनाश के काले तारे और सूर्य को निकलने वाले, अपनी नींद से जागो और हमें अपनी पावर्स दो। हमें मोनोनोके के तौर पर अपना सम्मान वापस पाने दो और हमें अपनी मोनोनोके पावर दिखाने दो। और न सिर्फ उन ऑर्डिनरी पथातिक इंसानों के लिए बल्कि ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज के लिए भी, जो हमारे जानी दुश्मन है। तभी बैकग्राउंड में राघो बता रहा था, मैंने उनसे भाड़ में जाने को कहा और जब वह कमीना रोशनी के साथ गायब हो गया तो मैंने वहाँ से भाग निकलने का मौका लपक लिया। जो सब जानने के बाद राइजी उससे कहता है कि ये भागने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब ये सुनकर राघो इरिटेट होने के साथ कहता है कि वह तुम लोगों से जरा भी अलग नहीं है, तुम सभी मेरी ताकत को कम आंकते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो बोल रहा था, इससे यह बात नहीं बदलते कि हम फिर से शुरुआती जगह पर आ गए हैं। तभी राइजी क्रियारा का कहना है, नहीं, असल में हमें 3 जरूरी बातें पता चली हैं। सबसे पहले, जिस ग्रुप ने तुम्हें आजाद किया उन्हें पता है कि सील को कैसे तोड़ना है। फिर एक टैबलेट वाला आदमी है जो सील होने से पहले ही वह राघो को जानता होगा, यह दूसरी बात है। और अब तीसरी बात, हमारे दुश्मन का मकसद साफ है, इंसान और ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज से बदला लेना। पर मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन जिस बात ने तुम्हें मॉर्टल एनिमीज बताने के लिए मजबूर किया। उसी वक्त जीरो बोल पड़ा, वेट, स्टॉप स्टॉप, माफ करना, यह सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है और तुम मुझ पर इतने सारे इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो कि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे लगता है कि अब मुझे यह समझ में आने लगा है कि मैं यहाँ राघो के साथ जुड़ गया हूँ और दुश्मन को पता है कि इसे कैसे खत्म करना है। पर राघो को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हमें पता है कि दुश्मन उसे इस सबसे बहुत पहले से जानता था। इसी वजह से मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है। मैं अपने ही गड़बड़ को ठीक करूंगा और बस जो मेरे रास्ते में आएगा उसे बुरी तरह से पीटना है। अगर वह मेरे पास नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। फिर वह हमें वो सब बता देंगे जो हमें जानना जरूरी है। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसा लगा? एकदम बढ़िया है ना? अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राइजी क्रियारा कहता है कि तुम सच में कुछ अलग ही हो। मेरा मतलब है कि तुम पूरी तरह से बेकार हो। हम इसलिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि यह कौन है। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जीरो भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी बोल पड़ा, खैर हमें इसे जल्दी ही या बाद में तो समझना ही होगा। और वो दोनों वहाँ पर इसी तरह से झगड़ा कर ही रहे थे। तभी हम दूसरी तरफ हम उसी पर्सन को देखते हैं जो दरिंदों की तरह अभी भी चॉकलेट खा रहा था। अब इस बंदे को अपने सामने देखने के बाद जीरो को याद आ जाता है कि ये तो वही पर्सन है। जबकि दूसरी तरफ वो बंदा अपनी चॉकलेट को नीचे की तरफ गिराता है, पर जब उसकी चॉकलेट नीचे की तरफ गिरी तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। फिर हम उसे यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो राघो से कह रहा था, मुझे इसका बेसब्री से इंतजार था राघो। अब उसको अपने पास देखकर वो दोनों बिना देरी किए उस पर तुरंत अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बंदा पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो चुका। साथ ही साथ वो कह भी रहा था, अरे लगता है कुछ मच्छर मेरे रास्ते में आ रहे हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें हमारी खास मुलाकात खराब नहीं करने दे सकता। अब इस बंदे को अपने सामने देखने के बाद जीरो कहने लगा, वो आदमी एक मोनोनोके है, देखा मैंने तुमसे कहा था कि वो हमारे पास खुद ही आ जाएंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद राइजी क्रियारा उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हुए कहता है, बेवकूफ चुप हो जा। हालांकि मैं मानता हूँ कि वह एक होनहार लीड है। इसी के साथ वो दोनों ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। जबकि जीरो का कहना है, तुम्हें बॉस किसने बनाया? वैसे टाइमिंग तो सही है और मैं अपने नए कपड़े आजमाने बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ। लगता है अब धमाल मचाने का समय आ गया है, तो चलो फर्स्ट मिशन को शुरू करते हैं बेबी। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं जहाँ पर आयुषु का शिबा हैरान होने के साथ कहता है कि उन्होंने हमें पकड़ लिया और यह एक बैरियर है, वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। चीफ की ऐसी बातों को सुनने के बाद इचिका परेशान होने के साथ कहती है कि अब हम क्या करेंगे इसके साथ, तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे, हमें कुछ करना होगा वरना उन दोनों को कुछ भी हो सकता है। उसी वक्त वहाँ पर डिवीजन 1 की चीफ आते के साथ उससे कहती है कि क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि इसका क्या मतलब है शिबा? अब इस बंदे को अपने सामने देखने के बाद चीफ का कहना है, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच
में यहाँ पर पधारोगे। मिस टोकाकुसुमी स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन 1 की चीफ। अरे मैं तो हैरान हो गया और मैं तो सोच रहा था कि अच्छी किस्मत के लिए प्रेयर करके मैं एक अच्छा लड़का बन गया हूँ, पर यह तो सच में एक जबरदस्त पहला मिशन साबित हो रहा है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड होता है।